डायरेक्टर होल्ट ने सबके सामने मेरा साल भर का पूरा बोनस काट लिया। 50,000 का चूना लग गया। मैंने उन्हें बताया कि मैं रात के 3 बजे तक मशीनों की इमरजेंसी मरम्मत कर रहा था। वो मुझे कहते हैं कि मैं बहाने बना रहा हूं। मैंने तय कर लिया कि अब और लड़ना नहीं है। मैंने क्वाइट क्विटिंग शुरू कर दी। 1 महीने से भी कम समय में मशीनें आधी रात को ही खराब हो गईं। किसी ने वक्त पर ठीक नहीं किया। फैक्ट्री को 10 करोड़ का नुकसान हुआ। सोमवार की सुबह सच कहूं तो मेरा मूड काफी अच्छा था। मशीन नंबर 3 की रात वाली इमरजेंसी रिपेयर पूरी हो चुकी थी। अलार्म आखिरकार खामोश थे। डिस्प्ले पर रीडिंग को स्थिर देखकर मेरे शरीर की हर नस ने राहत की सांस ली। मैं घिसटते हुए डॉम पहुंचा। आधी रात बीत चुकी थी। बिस्तर पर लेटे हुए मैंने खुद से कहा, बस यह महीना निकाल लो। जैसे ही साल का बोनस मिलेगा, पापा की डायलिसिस, दूसरे बच्चे के लिए पत्नी का अस्पताल का खर्च और त्योहारों का खर्चा, यह बस सब कुछ मुश्किल से कवर करेगा। तभी अलार्म बज गया। मैंने आंखें खोलीं और मेरा दिल धक से रह गया। 2 मिनट की देरी। मैं भागते हुए फैक्ट्री के गेट तक पहुंचा तो टाइम क्लॉक पर 8 बजकर 2 मिनट हो रहे थे। बीप की आवाज आई। एक लाल बत्ती चमकने लगी। उसी पल मेरा कलेजा बैठ गया। मुझे लगा कि ज्यादा से ज्यादा डांट पड़ेगी, लेकिन डायरेक्टर होल्ट ने कुछ बुरा सोच रखा था। सुबह की मीटिंग में 100 से ज्यादा वर्कर फर्श पर जमा थे। मशीनें खामोश थीं। हवा में इंजन ऑयल और सस्ते डिटर्जेंट की मिलीजुली बदबू थी। हवादम घोंटने वाली लग रही थी। डायरेक्टर होल्ट सबसे आगे खड़े थे। उनके हाथ में कागजों का ढेर था। उनका चेहरा सख्त और ठंडा था। उन्होंने दिखावटी रोब के साथ गला साफ किया और अपनी नजरें मेरी तरफ घुमाई। सबसे पहले एक घोषणा। कुछ लोगों को लगता है कि नौकरी के कुछ साल उन्हें मनमर्जी करने का हक देते हैं। वो साफ तौर पर मेरी बात कर रहे थे। डेरियस, 2 मिनट की देरी। फैक्ट्री के नियमों के तहत आपका 50,000 का पूरा बोनस जब्त किया जाता है। पूरा फ्लोर सन्नाटे में डूब गया। मेरे सिर में सनसनाहट हुई। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। 50,000 शायद अमीर के लिए कुछ न हो, पर मेरे लिए यह पापा की 3 महीने की डायलिसिस है, पत्नी की डिलीवरी का बिल है, त्योहारों के दौरान परिवार को बचाने का यही इकलौता सहारा था। मैंने पूरा साल काम किया। मेरी सैलरी कभी काफी नहीं थी। मुझे उम्मीद थी कि यह बोनस हमें बचा लेगा। मेरे पीछे किसी ने लंबी सांस ली। 2 मिनट की देरी और 50,000 का नुकसान, यह तो बहुत बेरहमी है। त्योहार कैसे गुजरेंगे? बिल्कुल, हम उस एक पेमेंट के लिए साल भर पिसते हैं। लेकिन भीड़ में किसी ने मुस्कुराहट छिपाई। देर से आया था। अपनी गलती है। मेरा गला जैसे रुई से भर गया। मैंने खुद को सांस लेने के लिए मजबूर किया और शब्द बाहर निकाले। डायरेक्टर होल्ट, कल रात मशीन नंबर 3 का इमरजेंसी अलार्म बज गया था। सर्किट जल गया था। मैंने अकेले रात के 3 बजे तक उसे ठीक किया। मुश्किल से आंख लगी थी कि अलार्म छूट गया, इसीलिए 2 मिनट की देरी हुई। मैंने नाश्ता भी नहीं किया। मेरे पेट में अभी भी चूहे दौड़ रहे हैं। डायरेक्टर होल्ट ने ऊपर देखा तक नहीं। वो कागज पलटने में व्यस्त थे। ओवर टाइम करना तुम्हारा निजी मामला है। देरी से आना नियम का उल्लंघन है। नियम किसी के लिए नहीं झुकते। अगर मैं रात भर काम न करता तो मशीन नंबर 3 आज चल भी नहीं रही होती। पूरी फैक्ट्री बंद पड़ी होती। उन्होंने मेज पर हाथ मारा। उसकी गूंज से पहली लाइन वाले वर्कर सिहर उठे। डेरियस, गलती तुमने की और अब जुबान लड़ा रहे हो। यहां वर्षों से काम कर रहे हो। तुम्हें मिसाल बनना चाहिए था। अगर तुम देर से आओगे तो क्या संदेश जाएगा? क्या नियम सिर्फ सजावट के लिए हैं? सबके सामने बेइज्जत होने से मेरा चेहरा जल रहा था। इस फैक्ट्री में 5 साल टीम लीड था मैं, और वो मुझे 1 इंच भी सम्मान नहीं दे सकते। पीछे कोई बुदबुदाया। वो वाकई कल रात 12 बजे तक काम कर रहा था। हम जो नाइट शिफ्ट में थे, हमने अपनी आंखों से उसे मशीन से उतरते देखा है। और इसका क्या फायदा? आखिर में डायरेक्टर होल्ड ही सर्वे सर्वा हैं। फुसफुसाहट सुनकर वो भड़क गए। अब से जो भी इसके समर्थन में बोलेगा, उसे भी यही सजा मिलेगी। यह 50,000 सबके लिए एक चेतावनी है। अब से जो भी देर से आएगा, उसे यही भुगतना पड़ेगा। उस धमकी के बाद हर कोई अपने जूतों को घूरने लगा। कोई सांस भी नहीं ले रहा था। हर कोई अगला शिकार बनने से डर रहा था। मैंने अपने दांत भींच लिए। मेरी हथेलियां पसीने से तर थीं। सीने में एक पत्थर सा रखा था। मैं मना नहीं कर रहा था, बस यह अन्याय मैं निगल नहीं पा रहा था। डायरेक्टर होल्ट के उस घमंडी चेहरे को देखकर एक बात साफ हो गई। मैनेजमेंट की नजरों में वो सारी मेहनत, वो सारी रातें, वो हर इमरजेंसी रिपेयर, इनका कोई मतलब नहीं है। मैं बस बिना जज्बात की एक मशीन हूं। पंच मिस करते ही मुझे चुप रहना चाहिए। मार्क ने धीरे से कोहनी मारी। डेरियस, माफी मांग ले। वो $50,000 थे। मैंने गहरी सांस ली। ये नाइंसाफी है। इन शब्दों को गले के नीचे उतार दिया। मैंने अपना हेलमेट ठीक किया। मैंने डायरेक्टर होल्ट को एक ठंडी मुस्कान दी। मेरी आवाज एकदम सपाट थी। कोई बात नहीं डायरेक्टर होल्ट, जैसा आप कहें। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं झुक जाऊंगा। वो अहंकार से फुंफकारे कागज फेंके और मीटिंग खत्म की। सब अपने काम पर लौट जाओ। वर्कर चींटियों की तरह तितर बितर हो गए। कुछ लोग जानबूझकर मुझसे दूर चल रहे थे, मानो बदकिस्मती संक्रामक हो। बाकी आकर मेरे कंधे थपथपाने लगे। छोड़ना इसे, बस बुरी किस्मत थी। तुमने बहस क्यों की? मैं कुछ नहीं बोला। मशीन नंबर 3 की तरफ हर कदम ऐसा लग रहा था मानो मेरे जूतों में सीसा भरा हो। कल रात की यादें दिमाग में कौंध गईं। अकेला ठंडे कंक्रीट के फर्श पर दुबका हुआ। मेरे हाथ एक जलती हुई मशीन के अंदर थे।
मेरे हाथ गर्मी से लाल थे, गला सूखने तक खांस रहा था, एक घूंट पानी के लिए भी नहीं रुका। पूरी फैक्ट्री सो रही थी और वहां मैं था। इतना मूर्ख कि सुबह की शिफ्ट देर न हो जाए, इसे लेकर पूरी रात काम में जुटा रहा। पीछे मुड़कर देखूं तो मैं पूरा पागल था। मैं उस विशाल मशीन के सामने खड़ा होकर उसके ठंडे होते धातु को सहला रहा था। यह पुरानी चीज जब से ये लगी थी, मैं ही था जिसने बाहर के इंजीनियरों से लड़कर इसकी हर बारीकी सीखी। खुद ही कौन सा बेरिंग कामता है, कौन सा गियर घूमता है। मोटर घूमते ही मैं आंखें बंद करके खराबी बता सकता था। सालों से मशीन बिगड़ते ही हर किसी की पहली कॉल डेरियस को होती थी। रात के 2 बजे भी गहरी नींद में एक कॉल और मैं काम पर हाजिर। कभी ना नहीं कहा, और मुझे क्या मिला? 2 मिनट की देरी, 50,000 गायब। मेरे परिवार की पूरे साल की उम्मीद एक पल में खत्म। मैंने अपना सिर हिलाया और एक कड़वी हंसी हंसी। वो समर्पण का अजीब सा जुनून जो मुझ में था, वो टूट गया, किसी के बूट के नीचे कुचला गया। मार्क्स ने मुझे बुत की तरह खड़े देखा और धीरे से पास आया। डेरियस, क्या तुम सच में ये बर्दाश्त कर लोगे? क्या हमें ऊपर के किसी अधिकारी से अपील करनी चाहिए? मैंने बिना सोचे सिर हिला दिया। रहने दो, इन लोगों को समझाना बेमतलब है। तो तुम क्या करने वाले हो? मैंने अपना बैज लगाया और पाना उठाया। और करने को है ही क्या? अब से मैं फैक्ट्री के नियमों का पालन अक्षरशः करूंगा। मार्क्स मुझे घूरता रह गया, उसे समझ नहीं आया। शिफ्ट शुरू होते ही काम शुरू करूंगा, शिफ्ट खत्म होते ही सीधा बाहर निकल जाऊंगा। वही करूंगा जो जॉब डिस्क्रिप्शन में है, 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं। मार्क्स बस 2 सेकंड के लिए खड़ा रहा। पर तुम तो रोज आधा घंटा पहले आते थे। वो तब की बात है जब मेरे दिमाग में भूसा भरा था। जो कोई वो मुफ्त का ओवरटाइम करना चाहता है वो करे। उसी पल प्लान तय हो गया। कोई ड्रामा नहीं, कोई बहस नहीं, और खुद से तो बिल्कुल काम नहीं करना। मैं लेबर कॉन्ट्रैक्ट के एक एक शब्द का पालन करूंगा। जब फैक्ट्री लोगों को पुर्जा समझती है तो ठीक है, मैं पुर्जा बनूंगा। उतना ही घूमूंगा जितना जरूरी है, आधा चक्कर भी ज्यादा नहीं। रही बात मशीन 3 और पूरी प्रोडक्शन लाइन के ढहने की, तो वो डायरेक्टर होल्ट की समस्या है। शिफ्ट खत्म होने की घंटी बजते ही मैं औजार पटक कर टाइम क्लॉक की ओर भागूंगा। आउट होते ही फैक्ट्री का हर अतिरिक्त सेकंड मेरी जिंदगी की बर्बादी है। अगली सुबह मैंने आखिरी 3 सेकंड गिने और गेट से निकल गया। टाइम क्लॉक हरी जल उठी। अंदर ही अंदर मैं लगभग हंस पड़ा। वो बंदा जो रोज सुबह आधा घंटा मुफ्त काम करता था, वो मर चुका है। अब मैं शुद्ध सटीकता पर चलता हूँ। मार्क्स मुझे दूर से देख रहा था। डेरियस, अब तुम पूरी तरह क्वाइट क्विटिंग कर रहे हो, है ना? मेरे पास चारा ही क्या है? मैनेजमेंट कहता है नियम मानो, मैं मान रहा हूं। बिल्कुल सटीक। फिर जानबूझकर अपने पैर ऐसे घसीटे जैसे पार्क में टहल रहा कोई रिटायर इंसान। मैं फैक्ट्री फ्लोर के दरवाजे पर गया और सीधा डायरेक्टर होल्ट से टकराया, जो मुझे गुस्से से देख रहे थे। अंदर ही अंदर मैं मुस्कुरा रहा था। देखा, जब अच्छे वर्कर को मुफ्त की मवेशी की तरह इस्तेमाल करोगे तो यही होगा। रोज जल्दी आता था और कभी एक शब्द शुक्रिया नहीं सुना। अब बिल्कुल समय पर आता हूं तो अपराध हो गया। खैर, आज एकदम समय पर हूं, मैंने बिल्कुल मासूमियत से कहा। उन्होंने मुंह खोला पर आवाज नहीं निकली। उनके चेहरे का वो घमंड ढह गया। सुबह की मीटिंग में डायरेक्टर होल्ट की नजरें मुझ पर टिकी थीं। वो मुझे खंभे की तरह खड़े देख रहे थे, न कि वो इक्विपमेंट रिपोर्ट देते हुए जैसा मैं पहले करता था। उनके तेवर और काले हो गए। जैसा सोचा था, बॉस सिर्फ लेना जानते हैं। जब आप उनसे ज्यादा नहीं निकाल सकते तो वो ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे लुट गए हों। मीटिंग खत्म हुई और वो शब्दों को खींच कर बोले, ठीक है, सब जा सकते हैं। अपने स्टेशन पर लौट जाओ, काम करो। इसमें एक संदेश छिपा था। वो देख रहे थे कि क्या मैं वफादार कुत्ते की तरह रुक कर एक्स्ट्रा काम करूंगा। इसके बजाय मैं मुड़ा और चल पड़ा। मैंने उनकी तरफ देखा तक नहीं। मार्क्स पीछे आया, अपनी हंसी दबाते हुए। डेरियस, वो शानदार था। मैंने कंधे उचकाए। अगर मैं नहीं लड़ता तो उन्हें यही लगता कि मैं 24 घंटे उनके लिए फ्री में हाजिर हूं। सच कहूं, मेरे सीने की आग अभी भी जल रही है। लेकिन वो जितनी जलती है, मैं कॉन्ट्रैक्ट की उतनी सटीकता से पालना करता हूं। उन्हें देखने दो कि मेरे बिना ये जगह कैसी दिखती है। क्या ये जर्जर फैक्ट्री चल भी सकती है? बिल्कुल, जैसा मुझे उम्मीद थी। मेरे स्टेशन पर बैठने के आधे घंटे के अंदर मशीन नंबर 3 ने नखरे दिखाने शुरू कर दिए। कन्वेयर बेल्ट की गति धीमी हो गई। आप इसे पावर खोते हुए देख सकते थे। नया लड़का डर गया और कंट्रोल पैनल को ठोकने लगा। हम खत्म हो गए, हम खत्म हो गए। अलार्म फिर क्यों बज रहा है? रैंडम बटन दबाना बंद करो। डेरियस को बुलाओ, उसे पता होगा क्या करना है। बच्चा मदद के लिए इधर उधर भाग रहा था। इस बीच मैं फुर्सत से अपनी टूलकिट में सही पाना ढूंढ रहा था। डायरेक्टर होल्ट गुस्से में दफ्तर से बाहर आए। क्या हो रहा है? गति फिर कम क्यों हो रही है? डेरियस पहले ही इन चीजों को भांप लेता था। लगता है वो अभी तक वहां पहुंचा नहीं है। डायरेक्टर होल्ट ने सुना और लगभग आपा खो दिया। वो टीम लीड है। अगर वो संभाल नहीं रहा तो पूरी लाइन को नुकसान होगा। मैंने सुना और पाना मेज पर रख दिया। मैंने दोनों हाथ फैला दिए। वर्किंग आवर्स के दौरान मुझे जो करना चाहिए मैं वो कर रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं जल्दी शुरू करूं तो क्या आप ओवरटाइम दे रहे हैं? तुम्हारा ये अंदाज पहले तो नहीं था। तुम हमेशा जल्दी आते थे, वो पहले था। क्या आपने कल नहीं कहा था कि नियम सबसे पहले आते हैं?
मेरी शिफ्ट अभी शुरू नहीं हुई। मैं मशीन को हाथ क्यों लगाऊं? क्या ये जानबूझकर नियम तोड़ना नहीं होगा? फ्लोर एकदम खामोश हो गया। सब डायरेक्टर होल्ट के फटने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो एक शब्द नहीं निकाल सके। उन्होंने बस दांत पीसे और शिफ्ट सुपरवाइजर को नए लड़के पर नजर रखने और काम जारी रखने को कहा। 10 मिनट से भी कम समय में तीसरी मशीन से एक जोरदार धमक हुई जिसने पूरी फैक्ट्री को हिला दिया। मेरे बगल वाला लड़का घबरा गया। देखो, ये अपने आप बंद हो गई। डायरेक्टर होल्ट का चेहरा सफेद पड़ गया। सब जानते हैं कि मशीन के बंद होने का मतलब क्या है। पूरी प्रोडक्शन लाइन थम गई, आउटपुट आधा रह जाएगा, सारे ऑर्डर ठप हो गए। वो चिल्लाते हुए मेरे पास आए। डेरियस, क्या तुम इस जगह को बर्बाद होते देखना चाहते हो? यहां आओ और इसे ठीक करो। डायरेक्टर होल्ट, मैं हड़ताल पर नहीं हूं, पर मुझ पर चिल्लाइए मत। ये तरीका मुझ पर काम नहीं करता। मार्क्स पास ही खड़ा था, मुश्किल से अपनी हंसी दबा रहा था। उसके कंधे हिल रहे थे। डेरियस, तुम इस आदमी को हार्ट अटैक दे दोगे। डायरेक्टर होल्ट का चेहरा गुस्से और डर से कभी पीला तो कभी हरा पड़ रहा था। उन्होंने अपने गुस्से को दबाया। डेरियस, क्या तुम आकर इसे देख सकते हो? तब जाकर मैंने अनमने ढंग से सिर हिलाया। मैंने झुककर मशीन के अंदर सिर डाला। 2 मिनट में मुझे खराबी मिल गई। ड्राइव बेल्ट ढीली होकर ट्रैक से उतर गई थी। मैंने पिछली रात ही इसके लिए रिपोर्ट की थी, कहा था कि नया पार्ट चाहिए। मैनेजमेंट ने खरीद को मंजूरी देने से मना कर दिया। आज जैसे ही मशीन ने स्पीड पकड़ी, बेल्ट टूट गई। मैं खड़ा हुआ और अपने हाथ झाड़े। डायरेक्टर होल्ट, मैंने कल ही कहा था कि नया पार्ट चाहिए, आपने मना कर दिया। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। फैक्ट्री में मौजूद दर्जनों आंखें एक साथ डायरेक्टर होल्ट पर टिक गईं। उनके चेहरे साफ कह रहे थे, देखते हैं अब आप इससे कैसे बचते हैं। डायरेक्टर होल्ट का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मुझे परवाह नहीं कैसे, बस इसे चालू करो। बिना नए पार्ट के मैं बस काम चलाऊ मरम्मत कर सकता हूं। ये कब तक चलेगी कोई नहीं कह सकता। कुछ न होने से तो बेहतर है, वरना आज का सारा प्रोडक्शन डूब जाएगा। मैंने बहस बंद की और बेल्ट को कस दिया, पर मुझे पता है कि ये मशीन आज नहीं तो कल फिर से बैठने वाली है। मैं दिन में 7-8 बार चक्कर लगाता था ताकि ऐसी नौबत ही ना आए। मरम्मत पूरी करके मैंने अपने तेल से सने हाथ झाड़े और दरवाजे की तरफ चल दिया। डायरेक्टर होल्ट, मुझे वॉशरूम जाना है। उनकी आंखें फटी रह गईं। क्या तुम अभी नहीं गए थे? मैंने ठंडी नजरों से मुड़कर उन्हें देखा। जब आपने मेरा 50,000 का बोनस काटा, तब आपने कहा था कि हम नियम का पालन करते हैं। मैं वॉशरूम जा रहा हूं। क्या फैक्ट्री के नियमों में अब इसके लिए भी मनाही है? डायरेक्टर होल्ट पूरी तरह खामोश हो गए। मुंह से एक शब्द नहीं निकला। प्रोडक्शन लाइन पर खड़े सभी लोग अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रहे थे। हंसी रोकते रोकते लोगों के चेहरे लाल पड़ गए। ये एहसास बेहद सुकून देने वाला था। इस पल से मैं पूरी तरह जाग चुका हूं। अगर इन्हें इंसानियत नहीं चाहिए, तो मैं इन्हें वही ठंडा कठोर नियम पालन दूंगा। इन्होंने मुझे इज्जत नहीं दी, तो अब किसी को आराम नहीं मिलेगा। मैनेजमेंट ने इस बार गलत इंसान से पंगा ले लिया। उन्होंने किसी कमजोर को नहीं चुना, बल्कि उस आदमी के पीछे पड़े जिसके पास पूरी तकनीकी जानकारी है। ये डायरेक्टर होल्ट की अब तक की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि मेरे बिना ये पूरी लाइन नहीं चल सकती। शिफ्ट खत्म होने की घंटी बजी। मैं सबसे पहले दरवाजे की तरफ निकला, जैसे गोली छूट गई हो। डेरियस, क्या तुम ओवरटाइम के लिए नहीं रुक रहे? मशीन में अभी भी दिक्कतें बाकी हैं। नया लड़का घबरा कर चिल्लाया। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस चलता रहा। बिना वजह देर तक रुकना सिर्फ मूर्खतापूर्ण वफादारी है। देर से निकलो तो कैंटीन में सिर्फ खाली बर्तन मिलते हैं, और मैं फिर से सूखे इंस्टेंट नूडल्स खाने पर मजबूर हो जाऊं, जिसे किसी का गुलाम बनकर रहना है रहे। भाड़ में जाए ये मुफ्त का ओवरटाइम। मैं टाइम क्लॉक पर पहुंच गया हूं। हरी बत्ती जल गई। बिल्कुल सही समय पर क्लॉक आउट किया। समय पर काम से निकलना हर कर्मचारी का बुनियादी हक है। मैं पहले कितना पागल था। शिफ्ट खत्म होने के बाद मशीनों से लड़ता था। डरता था कि कहीं कल के आउटपुट पर असर न पड़े, ये सोचकर कि एक्स्ट्रा मेहनत करना ही एक अच्छे कर्मचारी की पहचान है। रातें जागकर बिताने का कोई मोल नहीं था। नतीजा ये कि मैं रोज कैंटीन में खाली कटोरे देखता था और अपना पेट भरने के लिए अपनी जेब से नूडल्स खरीदता था। अब मेरी सोच साफ है। दुगना काम करो तो कोई शुक्रिया तक नहीं कहता, पर 2 मिनट की देरी हो जाए तो पूरे साल की मेहनत पानी में मिल जाती है। यह सरासर अन्याय है। 50,000 गए और मुझे अभी भी आदर्श कर्मचारी बने रहना है। आज रात मुझे परिवार चलाने के लिए कुछ साइड इनकम सोचनी होगी। एक एक रुपया मायने रखता है। मैंने खाने का आखिरी निवाला निगला और फोन में सेव किया हुआ एक नंबर निकाला। दूसरी फैक्ट्री का बॉस वेड, आपने कहा था कि कभी आकर अपनी मशीन देखूं। क्या आपको अभी भी किसी की जरूरत है? फोन के दूसरी तरफ तुरंत हलचल हुई। वो मानो फोन के अंदर ही आने को तैयार थे। क्या मुझे जरूरत है? बहुत ज्यादा। वही पुरानी डील, 400 प्रति घंटा। क्या मंजूर है? मैंने मन ही मन हिसाब लगाया। 500 कर दो, मैं रिजल्ट की गारंटी देता हूं। दूसरी तरफ थोड़ी खामोशी छाई। लगता है वो बूढ़ा लोमड़ी मुझे कम करवाने की सोच रहा था। इसके बजाय वो तुरंत मान गया। अगर तुम आ जाओ तो 500 मंजूर है, उसी दिन भुगतान। जल्दी यहां आओ, यहां सब कुछ बिखर रहा है। मैं पल भर के लिए वहीं खड़ा रहा। मेरे अंदर मिले जुले जज्बातों का तूफान उठा। उसी इस रात मुझे सुबह के 3 बजे तक काम करने के लिए मजबूर किया गया था।
बिना एक शब्द की सराहना के उस जगह पर जहां मैंने 5 का साल दिए, और जो मुझे सिर्फ आने के लिए पैसे लुटा रहा है वो कोई और ही है। कोई बात नहीं, मैं 15 मिनट में पहुंचता हूं। मैंने फोन रखा, स्कूटर उठाई, फुल थ्रॉटल दी और सोचा कि 2000 एक्स्ट्रा आने वाले हैं। मैं फैक्ट्री गेट पर पहुंचा तो बॉस वेड पहले से ही वहां मौजूद थे। बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। तुम मेरी जान बचाओगे, तुम आखिरकार आ गए। मशीन कई दिनों से बंद है, हमने कई सीनियर टेक्नीशियंस को बुलाया, किसी को खराबी नहीं मिली। आओ देखो। मैं मशीन के पास गया। उसने दो दबी हुई आवाजें की। मुझे पहले ही अंदाजा हो गया था। 10 मिनट से भी कम समय में मशीन एकदम स्मूथ चल रही थी। सच कहूं तो अगर मेरी पुरानी फैक्ट्री की मशीनें इतनी घिसी पिटी ना होती, जिन्होंने मुझे रोज काम करने पर मजबूर किया, तो मैं ये हुनर कभी नहीं सीख पाता। बॉस वेड लगभग गिरते गिरते बचे। 10 मिनट हो गया। पास खड़े सीनियर टेक्नीशियंस जलन से बीमार हो रहे थे। एक ने शक से पूछा, क्या तुम्हें पहले ही पता था कि क्या खराबी है? मैंने अपने हाथ झाड़े नहीं, मैंने सिर्फ आवाज सुनी और जान गया। टेक्नीशियन का चेहरा बिगाड़ गया। हम चारों ने 3 दिन तक उसे सुना, 3 दिन तक हाथ लगाए। ये नाइंसाफी है। यकीन ही नहीं हो रहा। एक और टेक्नीशियन का मुंह खुला रह गया। इतने हुनर के साथ तो तुम वहां हजारों कमाते होगे। ये शब्द दिल पर लगे। मेरी नाक में जलन हुई। एक कड़वाहट मन में उठी। हजारों? मैं 8,000 की सैलरी के लिए कमर तोड़ मेहनत करता हूं। परिवार का पेट तक मुश्किल से पलता है। कहीं भी पूछ लो, इस इंडस्ट्री में आधे हुनर वाले लोग भी बिना पसीना बहाए 10,000 कमा लेते हैं। बॉस वेड ने मेरा हाथ पकड़ा। आओ दफ्तर में तुम्हें चाय पिलाता हूं। वो मुझे दरवाजे की तरफ खींच ले गए। फैक्ट्री बड़ी नहीं थी, पर पूरी रोशनी से चमक रही थी और कर्मचारी पूरे जोश में काम कर रहे थे। आंखों में असली चमक थी। चाय की जरूरत नहीं, मैं काम करना चाहूंगा। ज्यादा घंटे ज्यादा पैसे, बॉस वेड ने पूछा। त्योहार आने वाले हैं और घर में बहुत सारी जरूरतें हैं। मैंने विनम्रता से मना किया, पर चूंकि मैंने इतनी जल्दी काम खत्म कर दिया, इसलिए घंटों तक खींचने का कोई बहाना न था। भाई मैं समझता हूं, चिंता मत करो। तुमने जो किया है उसने मेरे सीने से एक बड़ा कांटा निकाल दिया। वो लोग दिन भर लगे रहे और कुछ नहीं हुआ। तुमने बस छुआ और ये जिंदा हो गई। बॉस वेड खुशी से खिल उठे। मशीन कई दिनों से बंद थी, कोई उसे चला नहीं पा रहा था। तुमने एक बार हाथ लगाया और ये चलने लगी। ये लो 2,000, ले लो, ये आज की दिहाड़ी है। बैठो, चाय पियो, बातें करते हैं। उन्होंने नोटों की गड्डी मेरे हाथ में थमा दी। मेरा हाथ ठिठक गया। मैंने सिर्फ 10 मिनट काम किया। इतने पैसे क्यों? सच कहूं तो मुझे अफसोस हो रहा है। अगर मैं इसे 4 घंटे खींचता तो ये पैसे और जायज लगते। भाई सीधे कहता हूं, मशीन के एक दिन बंद रहने से मुझे लाखों का नुकसान होता है। तुमने मुझे इतनी गहरी मुसीबत से निकाला है। मैं खुशी से ये पैसे दे रहा हूं। डेरियस, तुम वाकई कमाल के हो। मेरे यहां काम क्यों नहीं कर लेते? वो जगह जितना देती हैं, मैं उससे ज्यादा दूंगा। ये शब्द दिल पर हथौड़े की तरह लगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये आदमी इतना दरिया दिल होगा। हुनर की कद्र इसे कहते हैं। एक पल के लिए मैं जम गया, पर त्योहार पास है। बिना प्लान के नौकरी छोड़ना खतरनाक है। कोई जल्दी नहीं, आराम से सोच लो। पर मुझे एक फेवर चाहिए। साल का अंत बहुत भारी है, ऑर्डर बहुत ज्यादा हैं और टीम थक चुकी है। शिफ्ट खत्म होने के बाद क्या तुम यहां आकर मशीनों का ध्यान रख सकते हो? पैसे की कोई कमी नहीं होगी। भले तुम फोन में ही लगे रहो, बस मशीनें रात भर नहीं रुकनी चाहिए। 2,000 हर रात, बिना किसी बहस के। साल के आखिरी 2 महीने निकालने में मेरी मदद करो। उनकी आवाज की सच्चाई ने मुझे पिघला दिया। मैं पूरी तरह स्तब्ध था। 2,000 हर रात, और त्योहारों में अभी 60 दिन बाकी थे। अगर मैं ये 2 महीने कर लूं तो ये मेरी पुरानी फैक्ट्री की साल भर की कमाई से कहीं ज्यादा होगा। अगर मैं रोज 1 घंटा भी रुकूं तो। मैंने उन्हें देखा। ये क्यों कर रहे हैं? सही सवाल। बॉस वेड ने सिर हिलाया। मैं घुमा फिराकर बात नहीं करूंगा। इन मशीनों पर करोड़ों के ऑर्डर टिके हैं। तुम ये बिजनेस जानते हो। अगर एक लाइन बंद हुई तो एक दिन का नुकसान मुझे छत से कूदने पर मजबूर कर सकता है। मुझे तुम्हारा हुनर यहां चाहिए। इसे मेरा एक एहसान समझो। मैंने ये फैक्ट्री शून्य से खड़ी की है, यह आसान नहीं था। ये सब सुनकर मन में भावनाओं का तूफान उठ गया। तो मेरे इस हुनर की इतनी कीमत है, तो वो बीते 5 साल जो मैंने मुफ्त में लुटाए, क्या वो सिर्फ बेवकूफी थी? रुपयों की चिंता तो बिल्कुल मत कीजिए। अगर रोजाना पैसे लेना झंझट लगता है तो मैं अभी आपको पूरे 1 महीने की एडवांस पेमेंट दे सकता हूं। बैंक ट्रांसफर कर दूं, या फिर अगर वो ठीक न लगे तो मैं नकद ले आऊंगा। बस 1 मिनट दीजिए, मैं फाइनेंस को फोन करके फ्लोर पर भिजवाता हूं। नहीं, कोई जल्दी नहीं है। मैं हकलाने लगता हूं, पूरी तरह से हैरान हूं। सालों से निचोड़े जाने के बाद ऐसी दरियादिली अचानक मिलना वाकई यकीन से बाहर है। दैनिक भुगतान ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपने मेरे लिए जलता हुआ ग्रेनेड हटा दिया। बॉस वेट चाय का कप थमाते हुए बोले, मैं पूरे फ्लोर का चक्कर लगाऊंगा, देखना कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। वे कहते हुए खड़े हो गए। सच कहूं, इन मशीनों पर हाथ रखे मुझे 15 मिनट ही हुए थे और $2,000 मेरी जेब में थे। वो पैसे इतने गर्म लग रहे थे कि संभालना मुश्किल था। यहां तक कि अच्छी चाय का स्वाद भी नहीं आ रहा था। मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करना पसंद है जो काम पूरा करके देते हैं। मैं किसी को कह देता हूं, वो आपको सब दिखा देगा।
मुझे अभी एक मीटिंग में जाना है, इसलिए रुक नहीं सकता। मशीनें आप पर निर्भर हैं। इसके बाद बॉस वेड तुरंत किसी को मुझे फ्लोर दिखाने के लिए भेज देते हैं। अंदर बाहर कान हर आवाज पर टिके थे। हर चलती मशीन को ठीक कर रहा था। तेल में लथपथ मैं रात 11 बजे तक लगा रहा। मशीनों के चलने की एक लयबद्ध गूंज सुनकर मन में एक गहरी संतुष्टि का एहसास हुआ। इसी तरह काम करने पर ही जेब में रखा $2000 का पैसा सही मायनों में कमाया हुआ लगता है। मैं अपने स्कूटर पर बैठकर हॉस्टल की तरफ निकल पड़ा। फोन निकाला तो स्क्रीन पर ढेरों मिस्ड कॉल्स थी। सब फैक्ट्री के मेरे सहकर्मियों की। पहले जब मैं रिपेयर में लगा था तो फोन साइलेंट पर डाल दिया था। ग्रुप चैट खोली तो मैसेज से भरी पड़ी थी। 99 मैसेज अनरीड। डेरियस, कहाँ चले गए तुम? मशीन नंबर 3 फिर बंद हो गई है। नाइट शिफ्ट कह रही है कि चालू ही नहीं हो रही। यहां आओ और इस आग को बुझाओ। सेल्स वाले सबके फोन बजा रहे हैं। शिपमेंट मांग रहे हैं। क्लाइंट ने डेडलाइन आगे बढ़ा दी है। मशीन लाख कोशिशों के बाद भी चालू नहीं हो रही। आधी मशीनें और खराब हो रही हैं। सब पागल हो रहे हैं। वापस आकर हमें बचाओ। डायरेक्टर होल्ट अपना आपा खो रहे हैं। पूरा चैट बॉक्स दहशत से भरा पड़ा था। मेरी शिफ्ट घंटों पहले खत्म हो चुकी है। मैं यहाँ डिलीवरी के काम में लगा हूँ। मैंने धीरे और शांत भाव से जवाब टाइप किया। जो भी है, सुबह तक इंतजार कर सकता है। ऐसी मुफ्त की सेवा में मैं अपना एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करने वाला। मैंने अगला मैसेज देखा। स्क्रीन पर बॉस वेड की तरफ से $60,000 का ट्रांजैक्शन नोटिफिकेशन था। डेरियस, मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया करूं कम है। मैं ड्रिंक्स के बाद अभी फैक्ट्री लौटा हूं। धन्यवाद, तुमने हर एक समस्या जड़ से मिटा दी। यह पूरे महीने का तुम्हारा एडवांस भुगतान है। कृपया इसे ले लो, मना मत करना, मेरा आग्रह है। ये इंसान बिना सोचे समझे देता है। सच कहूं, मुझे लगा था कि एडवांस पेमेंट की बात बस कहने के लिए होगी। मैं एक पल के लिए स्क्रीन को घूरता रहा। शुक्रिया लिखकर पेमेंट एक्सेप्ट कर ली। स्क्रीन छूते हुए मेरी उंगलियां हल्की कांप रही थीं। अब से पुरानी फैक्ट्री में मैं हर दिन ठीक वक्त पर ही क्लॉक आउट करूंगा। मेरी रात की पूरी ऊर्जा बॉस वेड की फैक्ट्री चलाने में जाएगी। मैंने तो सोचा था कि शायद बॉस वेड कंजूस हो या काम कम हो, इसलिए मैं और भी जगह हाथ आजमाने वाला था। साल का अंत नजदीक है और हर प्रोडक्शन लाइन फुल स्पीड में चल रही है। सब जगह ऐसे लोगों की कमी है जिन्हें काम आता है। ऐसे में जो भी काम करने को तैयार हो वो मोटी कमाई कर सकता है और छुट्टियां मना सकता है। थोड़ी थकान, थोड़ी दिक्कत, ये कुछ भी नहीं। असली दर्द तो खाली जेब और छुट्टियों के लिए पैसों की कमी में है। एक मध्यम वर्गीय इंसान जिस पर होम लोन हो और पूरा परिवार हो, उसके लिए बस पैसा कमाना ही मायने रखता है। मेरे दिमाग में पिता का चेहरा है जो दवाइयों का इंतजार कर रहे हैं, पत्नी का बढ़ता हुआ पेट है और पानी की तरह बहने वाला छुट्टियों का खर्चा। यह सब बहुत भारी पड़ रहा था, पर काफी समय बाद मुझे लग रहा है कि आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया है। बिना पैसे वाली ओवरटाइम की रातों से आजाद मैं महीनों बाद इतनी सुकून की नींद सोया हूं। यह सोचकर कि जो बोनस डायरेक्टर होल्ट ने चुराया था वो दोगुना होकर मिल गया। अन्याय का वो घुटन भरा एहसास काफूर हो गया। मुझे सपने भी नहीं आए। मैं सीधा सुबह तक सोता रहा। अगले दिन मैंने फिर से अंतिम 3 सेकंड गिने और ठीक वक्त पर फैक्ट्री गेट से अंदर गया। टाइम क्लॉक बीप हुआ, हरी बत्ती जली। मैंने इत्मीनान से फोन निकाला। स्क्रीन चमक उठी और मैसेज ही मैसेज भरे पड़े थे। फैक्ट्री ग्रुप चैट से बस चीखें सुनाई दे रही थीं। मैंने उसे खोला और मुझे हंसी आ गई। सब खत्म हो गया। मशीन नंबर 3 इस बार पूरी तरह डेड हो चुकी है। धमाका आधी बिल्डिंग तक गूंजा। डायरेक्टर होल्ट रात को 2 बजे आधे कपड़े पहनकर आए और नाइट शिफ्ट इंचार्ज पर तब तक चिल्लाए जब तक वो रो नहीं पड़ी। मैंने जेब में फोन डाला और सीटी बजाते हुए फैक्ट्री के अंदर गया, जैसे मुझे कुछ पता ही न हो। पूरी तरह से अनजान मैं मशीन नंबर 3 के पास गया तो देखा भीड़ जमा थी। हर चेहरा मुरझाया हुआ था, जैसे पाले में कोई सब्जी सूख गई हो। डायरेक्टर होल्ट बीच में एक खंभे की तरह खड़े थे। आंखें लाल थीं। सोए जो नहीं थे, ऐसा लग रहा था जैसे 3 दिन की बदकिस्मती में सब कुछ खो दिया हो। मुझे देखते ही वो भड़क गए। डेरियस, कल रात कहाँ थे तुम? मशीन का कचरा हो गया है। तुमने चेक करने की जहमत तक नहीं उठाई। मैंने अपनी हार्ड हेड की ब्रिम ऊपर की। चेहरा एकदम शांत। कल रात मैं ठीक वक्त पर क्लॉक आउट करके निकल गया था। क्या आपने ही नहीं कहा था कि नियम सबसे ऊपर हैं? मैंने फैक्ट्री के नियमों का पालन किया। यह बात उन पर एक वार की तरह लगी। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनकी सांसें ही अटक गईं। पास खड़े नए लड़के होंठ दबाए खड़े थे। कंधे उछल रहे थे। आवाज निकालने की हिम्मत किसी में नहीं थी। डायरेक्टर होल्ट ने दांत पीसे और अपना गुस्सा दबाया। उन्होंने ऐसी मुस्कान दी जो रोने से भी बदतर लग रही थी। ठीक है, क्या अब तुम इसे देख सकते हो? अगर मशीन नंबर 3 नहीं चली तो आज का काम खत्म हो जाएगा। मैंने घिसे हुए पुर्जों पर नजर डाली। क्या रिप्लेसमेंट बेल्ट नहीं है? डायरेक्टर होल्ट की नजरें फौरन इधर उधर भटकने लगी। वो हकलाते हुए बोले, हाँ हाँ। मैंने ठंडी हंसी हंसी। 2 दिन पहले मैंने रिपोर्ट किया था कि ड्राइव बेल्ट टूटने वाली है और इसे बदलना जरूरी है, और आपने खरीदने की अनुमति देने से मना कर दिया था, है ना? पूरी फैक्ट्री एकदम शांत हो गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाए।
डायरेक्टर होल्ट, पिछली बार जब हमें बेल्ट चाहिए थी आपने खुद कहा था कि बजट खत्म हो गया है और अगले महीने तक इंतजार करने को कहा था। डायरेक्टर होल्ट का चेहरा पीला पड़ गया, वो फट पड़े। अपना मुंह बंद करो अभी। मैंने बस अपना सिर हिलाया। मशीनें इस इमारत की सबसे ईमानदार चीजें हैं। पुर्जों पर कुछ डॉलर खर्च करने से मना करो और फिर लाखों का नुकसान भुगतो। डायरेक्टर होल्ट गुस्से में कांप रहे थे। तो कुछ भी करो और इसे चलाओ। सेल्स वाले मेरा फोन बजा रहे हैं। मैंने लापरवाही से देखा और अपने नाखूनों में जमी कालिक साफ करने लगा। आवाज एकदम सपाट। माफ करना, आज नहीं हो पाएगा। डायरेक्टर होल्ट को लगभग दौरा ही पड़ गया। क्या कहा तुमने? फिर से बोलो। बिना सामान के क्या मैं खाना बना सकता हूँ? नए पुर्जे नहीं है। क्या मैं इसे अपने हाथों से ठीक करूं? ये फ्लोर कबाड़ से भरा है। पुर्जे बदलने में कंजूसी, लेकिन कर्मचारियों को बिना रुके दौड़ाने और जुगाड़ करने में माहिर। क्या यहाँ काम करने वालों की जान और वक्त की कोई कीमत नहीं है? मेरे बगल में खड़ा फ्लोर मैनेजर घबराहट से कांप रहा था और डायरेक्टर होल्ट के कान में झुककर बोला, डेरियस सही कह रहा है। हमने वो पुर्जे नहीं खरीदे थे। सामान के बिना तो जादूगर भी कुछ नहीं कर सकता। डायरेक्टर होल्ट का चेहरा गुस्से में बैंगनी हो गया। वो अपना आपा खो बैठे। तो मुझे बताओ, मुझे क्या करना है? क्लाइंट अपनी टीम के साथ सामान की जांच करने आने वाला है। मशीन बंद है, हम सब पर भारी जुर्माना लगेगा। मैंने धीरे से गला साफ किया और बेपरवाह अंदाज में शब्द निकाले, खैर मेरी काबिलियत शायद कम है, मैं इसे ठीक नहीं कर सकता। अगर जुर्माना लगता है तो सबको मानना ही होगा। मन ही मन मैं इस सब पर जोर से हंस रहा था। जुर्माना मेरी तनख्वाह से तो कट नहीं रहा, तो यह गिल्ड ट्रिप किस पर काम करेगा? हमारे आसपास का माहौल जम गया। हर कोई बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहा था। सब ऐसे देख रहे थे जैसे मैं दूसरे ग्रह से आया हूं। मार्क्स का मुंह अनियंत्रित रूप से फड़क रहा था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, डेरियस, आज तुमने तो हद ही कर दी है। डायरेक्टर होल्ट की आंखें गुस्से से सुर्ख थीं। ऐसा लग रहा था जैसे आंखें बाहर निकलकर फ्लोर पर गिर पड़ेंगी। डेरियस, तुम खुलेआम मैनेजमेंट का विरोध कर रहे हो। तुम साफ तौर पर यहां काम नहीं करना चाहते हैं ना? मैंने हाथ उठाकर उनकी बकवास बंद की। इसे फैक्ट्री के नियमों का पालन करना कहते हैं। क्लॉक इन करो, काम करो, ये नियम आपने खुद बनाए थे। मैं वही कर रहा हूं जो आपने कहा। मैंने क्या गलत किया? और अगर नौबत आई तो मैं आज ही छोड़ दूंगा। मुझे यहां किसी की सेवा में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो इतना कांप रहे थे कि मुश्किल से खड़े हो पा रहे थे। मैं पत्थर जैसे चेहरे के साथ अपनी बात जारी रखता हूं। जिस दिन पुर्जे आएंगे उसी दिन मशीन चलेगी। ये मत कहना कि मैं अनुचित व्यवहार कर रहा हूं। जिस पल सामान यहां होगा मैं 10 मिनट में इसे चला दूंगा। मैंने प्रोक्योरमेंट वाले की तरफ रुख किया। पुर्जे कब तक आ रहे हैं? छुट्टियों के चलते शिपिंग में देरी है, कम से कम 3 दिन लगेंगे। डायरेक्टर होल्ट की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो वहीं गिरते गिरते बचे। तभी भीड़ में से एक आवाज आई जो तमाचे जैसी थी, अगर तुमने कल रात डेरियस को बाहर ना निकाला होता तो ये सब नहीं होता। बिल्कुल सही। वो हर सुबह जल्दी आता था और पहले ही समस्याओं को चेक कर लेता था। ये मशीन कभी इस तरह खराब नहीं हुई थी। डायरेक्टर होल्ट ने उस बेचारे की मेहनत के $50,000 सिर्फ लेट होने पर काट लिए थे, और ये गलत था। डायरेक्टर होल्ट ने पूरे कमरे में एक गुस्से भरी नजर डाली। सब चुप हो गए। सांस लेने की हिम्मत भी किसी में नहीं थी। लेकिन एक बार सच्चाई सामने आ गई तो माहौल बदल गया। सब जानते हैं सच क्या है। डायरेक्टर होल्ट ने 2 मिनट में $50,000 ले लिए और फैक्ट्री संभालने वाले इकलौते इंसान को क्वाइट क्विटिंग पर मजबूर कर दिया। पूरी फैक्ट्री डेरियस के दम पर चलती है, पर अब वो इस जगह को कचरे के डिब्बे की तरह देखता है। डायरेक्टर होल्ट को अपना आपा खोते देख मैंने एक लंबी, सुस्त और बढ़ा चढ़ाकर जम्हाई ली। डायरेक्टर होल्ट, फैक्ट्री के नियमों के मुताबिक काम के घंटों में बेकार की बातें मना है। मुझे अपनी स्टेशन पर वापस जाना है। पुर्जे आने पर मुझे बता देना। मैंने दोनों हाथ जेब में डाले और लंबी लंबी चालें लेते हुए ऐसे निकला जैसे कोई रिटायर इंसान सुबह पार्क में टहल रहा हो। मैंने डायरेक्टर होल्ट को वहीं जड़वत छोड़ दिया। उसका चेहरा वैसा था जैसे कोल्ड स्टोरेज से कोई लाश बाहर निकाली गई हो। मैंने अपना समय लिया और बाकी मशीनों को ठीक किया। धातु के ये घिसे हुए टुकड़े बाकियों के लिए मौत का फरमान है। मेरे हाथों में वो सब लाइन पर आ जाते हैं। साल के अंत का दबाव है। मशीनें 24 घंटे चल रही हैं। पुर्जे घिसकर खत्म हो चुके हैं। कोई रूटीन मेंटेनेंस नहीं हुआ। चमत्कार ही होगा जो कुछ खराब न हो। पुराने दिनों में जब ऐसा होता था, सब थकान के बावजूद काम करते थे। जिसे नींद आती वो किसी कोने में 10 मिनट सो लेता और फिर काम पर लग जाता। उस समय सीनियर होने के नाते अगर मैं कई दिन न भी सोता तो लाइन एक पल के लिए भी नहीं रुकने देता था। मैंने हमेशा खुद से कहा कि यही मेरी आजीविका है। उससे भी बढ़कर यह मेरी जिम्मेदारी थी जिससे मैं मुंह नहीं मोड़ सकता था। पूरी टीम को जबरदस्ती ओवरटाइम कराया जाता था। गुस्सा बढ़ता था और अंत में बस मैं ही होता था जो सबको संभालता था। सच कहूं, मुझे ये मशीनें आंखें बंद करके जितनी पता हैं, उतनी डायरेक्टर होल्ट अपने बच्चे को नहीं जानते। मेरे बगल में खड़ा नया लड़का छिपते हुए कान में फुसफुसाया, डेरियस, क्या तुम वाकई छोड़ रहे हो? क्या तुम हमेशा के लिए सबका मुफ्त मसीहा बने रहोगे? साल का बोनस तो पहले ही डूब चुका है। यह साल खत्म होते ही मैं अपना सामान बांधकर निकल जाऊंगा। मैंने अपने कान बगल वाली मशीन पर टिकाए रखे और एक नॉब को घुमाया। एक क्लिक की आवाज आई और शोर गायब हो गया। क्या तुमने कहीं और काम ढूंढ लिया है? मैंने उसे एक नजर देखा।
एक एक कदम देखते हैं क्या होता है। बॉसवेड ने मुझे क्या ऑफर दिया ये मैं किसी को नहीं बताने वाला। ये फैक्ट्री तो वहीं ढेर हो जाएगी। एक बेहद लंबे दिन के बाद मैं आखिर फिनिश लाइन पर पहुंच गया। मेरे क्लॉक आउट करने से 1 सेकंड पहले प्रोक्योरमेंट से पुर्जे आ गए। एक सहकर्मी चिल्लाया, डेरियस पुर्जे आ गए, मशीन नंबर 3 बच सकती है। मैंने उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। शिफ्ट खत्म हो चुकी है। मेरे मुंह से शब्द निकले ही थे कि मैं टाइम क्लॉक की तरफ दौड़ पड़ा। बीप हुआ, हरी बत्ती जली, मेरा मूड रॉकेट की तरह ऊपर उठ गया। आज रात एक और पेड़े है। मैंने अपने हाथों पर लगे काले ग्रीस को हल्की नफरत से झाड़ा। कल सुबह क्लॉक इन करने के बाद इसे देखूंगा। वेयर हाउस वाला आदमी हैरान खड़ा रह गया। पर डायरेक्टर होल्ट का सीधा आदेश था, यह आज रात ही होना चाहिए। मुझे अपनी शिफ्ट के पैसे मिलते हैं। काम के घंटों के बाद मैं उपलब्ध नहीं हूं। क्या आप चाहते हैं मैं मुफ्त में काम करूं? सवाल ही नहीं उठता। मुझे डिलीवरी का काम करना है जिससे कुछ वास्तविक कमाई हो सके, वरना मैं छुट्टियां खाली जेब मनाऊंगा। सहकर्मियों का एक समूह मुझे जाते हुए देख रहा था और अपनी हंसी दबाते हुए उनका बुरा हाल था। गुप्त संतुष्टि की एक लहर। आखिरकार कोई तो है जो मैनेजमेंट को उनकी औकात दिखा रहा है। यह बात पूरे फ्लोर पर फैल गई। एक सीनियर वर्कर फुसफुसाया, ये तो अविश्वसनीय है। डेरियस वाकई में कमाल का बंदा है। उसे किसी का डर नहीं। उधर डायरेक्टर होल्ट अपने ऑफिस के दरवाजे पर खड़े थे। गर्दन बाहर निकाले, चेहरा गुस्से से इतना लाल कि जैसे चमड़ी उतर जाएगी। पुर्जे लगवा दिए गए। डेरियस कहाँ गया? वेयर हाउस वाला बंदा कांप रहा था। पुर्जे आ गए पर डेरियस काम खत्म करके निकल चुका है। क्या? उसे अभी वापस बुलाओ। उसे यहां ले आओ। वेयर हाउस वाला बंदा रोने जैसा हो गया। वो बहुत दूर निकल चुका है। वो अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर तेज निकला था। बोला उसे छुट्टी के पैसों के लिए डिलीवरी करनी है। उसे कोई नहीं रोक सकता था। यह तो नामुमकिन है। आखिर इस फैक्ट्री का इंचार्ज कौन है? सेल्स वालों ने आखिरी डेडलाइन दे दी है। क्लाइंट कल सुबह 10 बजे इंस्पेक्शन के लिए दरवाजे पर होगा। डायरेक्टर होल्ट का चेहरा लाल से एकदम सफेद पड़ गया। अगर क्लाइंट आता है और तीसरी मशीन बंद मिली तो ऑर्डर हाथ से गया। पेनल्टी इतनी भारी होगी कि फैक्ट्री बेचने पर भी भरपाई नहीं होगी। उनके घुटने कांप गए और वो दरवाजे के सहारे टिक गए। जब डेरियस कल सुबह आएगा तो क्या वो इसे ठीक करेगा? फ्लोर मैनेजर ने मुश्किल से थूक निकला, शायद कर दे। डायरेक्टर होल्ट ने अपने दांत इतनी जोर से भींचे कि आवाज आने लगी। अगर उसने कल आनाकानी की तो मैं उनकी धमकी आधी अधूरी ही फुस हो गई, जैसे फूटा हुआ गुब्बारा। नहीं, मैं उस पर और दबाव नहीं बना सकता। फ्लोर मैनेजर ने आह भरी, अगर कोई दोषी है तो वो आप हैं। 2 मिनट के लिए 50,000 काट लिए, हद से ज्यादा दबाव डाला। इतना होने के बाद कौन कड़वाहट नहीं पालेगा? ये शब्द किसी जहरीले खंजर की तरह लगे, सीधे डायरेक्टर होल्ट के सीने में उतर गए। वो अपनी कुर्सी पर गिरते हुए बुदबुदाने लगे, बकवास है। ये पूरी तरह मेरी गलती नहीं है। उसने पहले नियम तोड़े थे। मैं तो अभी अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर मजे से जा रहा हूँ। सड़क किनारे नूडल्स खा रहा हूँ, मजेदार वीडियो देख रहा हूँ, ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ, एकदम रिलैक्स होकर बॉस वेड के यहाँ जा रहा हूँ ताकि असली कमाई कर सकूं। मेरा फोन पूरे समय साइलेंट पर रहा है। आंखें बंद करके मैं साफ देख सकता हूं कि इस वक्त डायरेक्टर होल्ट के चेहरे का हाल क्या होगा। पैनिक, गुस्सा, पछतावा, डर, सब मिलकर एक भद्दी खिचड़ी। ये पूरी तरह उसी की गलती है। मेरे 50,000 काटने में इतनी बेरहमी नहीं दिखानी चाहिए थी। बॉस वेड के यहाँ सब कुछ नया है, अच्छी हालत में है और छोटी मोटी दिक्कतें आसानी से निपट जाती हैं। हर रोज सही समय पर काम खत्म करो और ऊपर से अच्छी खासी एक्स्ट्रा कमाई करो। जिंदगी वाकई बहुत अच्छी है। मैं अंधेरे में वापस अपने डॉम की तरफ चल दिया। 11 बज चुके थे। दूर से ही मुझे गेट पर कोई पागलों की तरह टहलता हुआ दिखाई दिया। आखिर तुम आ ही गए। जल्दी फ्लोर पर चलो और आग बुझाओ। क्लाइंट आधी रात को ही पहुंच गया। सेल्स कहती है कि कल सुबह तक फिनिश्ड प्रोडक्ट रेडी होना चाहिए। मेरे आज के घंटे पूरे हो गए, बाकी सब कल होगा। मुफ्त में काम करना मेरी फितरत नहीं। मैंने पूरी रात बाहर ठंड में बिताकर सो कमाए हैं। आज रात अगर तुम मशीन चालू कर दोगे तो मैं तुम्हें अपनी जेब से 200 एक्स्ट्रा दूंगा। तभी डायरेक्टर होल्ट की आवाज पीछे से गूंजी। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उनका चेहरा पुराने कागज जैसा पीला और बेजान दिख रहा था। मेरे अंदर एक झुरझुरी सी हुई। ये आदमी खुद यहां तक आया है सिर्फ रास्ता रोकने के लिए। सुबह आना। मेरी आंखें बंद हो रही हैं। अगर कल देर हुई तो मेरे पास काटने के लिए तुम्हारा कोई बोनस नहीं होगा। मैंने ये कहकर डॉम की तरफ मोड़ लिया। 500, और मैं तुम्हें कल के लिए 1 दिन की पेड छुट्टी भी दे दूंगा। मेरे कदम रुक गए। मेरा दिमाग हिसाब लगाने लगा। एक पेड छुट्टी का मतलब है मैं पूरे दिन का बाहर का काम ले सकता हूं। ये तो बुरा सौदा नहीं है। क्या ये सचमुच वादा है? मेरा पक्का वादा है। डायरेक्टर होल्ट मेरे पीछे ऐसे चिपके हैं जैसे कोई डूबता हुआ तिनके का सहारा ले रहा हो। कुछ तो गड़बड़ है। ये आदमी अचानक इतना कैसे बदल गया? मैंने फोन खोला तो फैक्ट्री ग्रुप चैट में घबराहट भरे मैसेज की बाढ़ आई हुई थी। मेरे मुंह से एक ठंडी हंसी निकल गई। तो इतनी जद्दोजहद के बाद भी किसी को समझ नहीं आया। पूरी तरह फंसे हुए हैं और अब वो मुझसे भीख मांगने पर मजबूर है। लेकिन मैंने पूरा दिन बाहर काम किया है। शरीर का हर हिस्सा दर्द कर रहा है। मेरा बिस्तर इस वक्त कहीं बेहतर लग रहा है। मैंने जानबूझकर धीमी चाल अपनाई और सीढ़ियां चढ़ने लगा।
हालात चाहे कितने भी जरूरी हों, मैंने बहुत से खोखले वादे सुन रखे हैं। मैं तब तक नहीं हिलूंगा जब तक कुछ ठोस न देख लूं। सच कहूं तो अंधेरे में किसी के पीछे चिल्लाते हुए सुनना बहुत बुरा लगता है, खासकर जब वो डायरेक्टर होल्ट हो। 500 नकद और 2 दिन की पूरी छुट्टी डील। डेरियस, मुझसे दूर मत जाओ। मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए। ये बूढ़ा लोमड़ी वाकई कोने से लग चुका है। वो सच में बेबस है। वो बड़प्पन का दिखावा जो वो हमेशा साथ लिए घूमता था, वो अभी मिट्टी में मिला हुआ है। मैं धीरे से पीछे मुड़ा। 500 और 2 दिन की छुट्टी, अभी लिखकर 2 साइन करो। मैं अभी लिख कर देता हूं। मैं मन ही मन एक लंबी और भारी फुंकार छोड़ता हूं। जब उसने मेरे 50,000 काटे थे, तब तो पलक भी नहीं झपकाई थी। अब वो गिड़गिड़ा रहा है। मैंने एक लंबा और दिखावटी आह भरी आवाज में जानबूझकर कमजोरी लाई। अरे यार, आज रात तो सब निचोड़ कर रख दिया है। दोनों पैर ऐसे लग रहे हैं जैसे कंक्रीट भर गई हो। मेरी तरफ देखो, खड़ा होना मुश्किल है। अब मुझ में हिम्मत कहाँ बची है। डायरेक्टर होल्ट रोने ही वाले थे। डेरियस, मैं तुमसे गिड़गिड़ा रहा हूं। क्लाइंट ने आधी रात को होटल में चेक इन किया है। वो सुबह 10 बजे मशीन चलते हुए और शिपिंग होते हुए देखना चाहता है। तीसरी मशीन लाश की तरह पड़ी है। मैं इसका जवाब कैसे दूंगा। डायरेक्टर होल्ट, आप जिस तरह से कह रहे हैं, मुझ पर बहुत दबाव पड़ रहा है। वो तेज और भारी सांसें ले रहे थे। तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो या नहीं? ठीक है, बस करो। मुझे देखने दो कि आखिरकार उसमें क्या खराबी आई है। मेरे ये शब्द निकलते ही आसपास के लोग तालियां बजाने ही वाले थे। सच कहूं तो दिल से मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो सब कुछ बर्बाद होता देखे। लेकिन जो इंसान दूसरों को नीचा दिखाए, जो बॉस वर्कर को कीड़ा समझे, उसे सही जगह दिखाना जरूरी है ताकि उसे हुनर की इज्जत समझ आए। मैं मशीन नंबर 3 की तरफ बढ़ा और भीड़ ऐसे हट गई जैसे रेड कारपेट बिछा हो। विशालकाय मशीन वहां पड़ी थी, पूरी तरह बेजान, जैसे लोहे का एक निर्जीव टुकड़ा। मैं घुटनों के बल बैठा, अभी कवर पैनल को छुआ भी नहीं था कि एक सहकर्मी मुझे सब बताने के लिए दौड़ पड़ा। डेरियस, हम चारों ने 2 घंटे तक इसे ठीक करने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हिला। डायरेक्टर होल्ट बगल में इतने बेचैन हैं कि जैसे फर्श पर हीरो पड़ेंगे। सेल्स वालों ने सबके फोन जला दिए हैं। उन्होंने इस मशीन के बारे में 800 बार पूछा है। मैं अपनी ठंडी मुस्कान नहीं रोक पाया। जाहिर सी बात है, जब भी ऐसी भयानक मुसीबत आई तो किसे बुलाया गया सिवाय मेरे। ये सुनकर डायरेक्टर होल्ट का चेहरा फड़फड़ाने लगा। उन्होंने मशीन की अंदरूनी हिस्से में टॉर्च जलाई और खराबी साफ नजर आ रही थी। ड्राइव बेल्ट पूरी तरह चिथड़े हो चुकी थी और पूरी एक्सल अपनी जगह से खिसक चुकी थी। अगर अब कोई इसे चलाने की जबरदस्ती करेगा तो पूरी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। 1 घंटा और बीतता तो मेन स्पिंडल बेयरिंग हमेशा के लिए खत्म हो जाती। मैंने अपनी आवाज धीमी और ठंडी रखी। इसे किसने इंस्टॉल किया था? एंकर बोल्ट तक ठीक से नहीं लगे हैं। नया लड़का थर थर कांप रहा था। उसने आधे हाथ खड़े किए। डायरेक्टर होल्ट ने हमें कोटा पूरा करने को कहा था। उन्होंने कहा, बस चालू करो और काम चलाओ। डायरेक्टर होल्ट का गला रुंध गया। मुंह बंद करो इससे पहले कि मैं करवाऊं। मैंने बाकी लोगों को छोड़ दिया। मैंने अपनी आवाज ऊंची की और हुक्म दिया, 8 और 12 नंबर के ओपन एंड रिंच लाओ। फ्लैटहेड और फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, तुम सब जल्दी करो। मेरे ये कहते ही लड़के बिजली की तरह दौड़े। जैसे ही औजार मेरे हाथों में आए और मैंने काम शुरू किया, शोर शराबे वाली फैक्ट्री में सन्नाटा छा गया। धातु पर रगड़ की तेज आवाज हवा को चीर गई। हर कोई अपनी सांसें थामे हुए था। सबकी नजरें मेरे हाथों पर टिकी थीं। 10 मिनट, 20, 35 हो गया। तेल से लथपथ काले दस्ताने हवा में लहराते हुए टेबल पर जाकर गिरे। डायरेक्टर होल्ट पत्थर के बुत बन गए। क्या इतनी जल्दी? क्या तुम सीरियस हो? जाओ स्टार्ट बटन दबाओ और देख लो। डायरेक्टर होल्ट ने कांपती हुई उंगलियों से बटन पर जोर का धक्का दिया। विशाल मशीन नंबर 3 किसी जागते हुए दरिंदे की तरह चालू हो गई। इतनी स्मूथ आवाज की सुकून सा मिल जाए, ऐसी आवाज जिसे सुनकर रोने का मन करे। फैक्ट्री में 2 सेकंड के लिए सब स्तब्ध थे और फिर शोर मच गया। डेरियस तो अवास्तविक है, असली लेजेंड। डेरियस, तुम इस फैक्ट्री के असली भगवान हो। यहां तक कि फ्लोर मैनेजर भी अविश्वास में अपना सिर हिला रहा था। क्या रफ्तार है वो हाथ! मैंने इस इंडस्ट्री में किसी और को ऐसा करते कभी नहीं देखा। डायरेक्टर होल्ट के घुटने कमजोर पड़ गए। वो लगभग फर्श पर गिर ही गए थे। डेरियस, तुम तो मेरे आदमी हो। अब से जो भी तुम्हारी एक भी कौड़ी काटने की हिम्मत करेगा, मैं खुद उससे लड़ूंगा। अब से जो तुम कहोगे वही होगा। मैंने उन्हें तिरछी नजर से एक ठंडी नजर डाली रहने दो। कल सुबह 2 दिन की पेड छुट्टी और 500 मेरे टेबल पर रख देना। डायरेक्टर होल्ट के हाथ कांप रहे थे जब उन्होंने अपना फोन निकाला और सबके सामने पैसे ट्रांसफर कर दिए। हम आज रात पूरी तरह ठीक हो गए ना? सब ठोस है, कोई दिक्कत नहीं है। और उन छुट्टियों के बारे में 2 दिन आराम करो, जितना चाहिए। मैंने संतोष में सिर हिलाया। अच्छा, मैं चलता हूं, दिमाग पिघल रहा है। मैंने हाथ अपनी पीठ पर बांधे। मैं फैक्ट्री से ऐसे बाहर निकला जैसे कोई फिक्रमंद इंसान। मेरे पीछे दर्जनों जोड़ी आंखें मेरा हर कदम देख रही थीं। सब मेरी पीठ को ऐसे देख रहे थे मानो कोई जीता जागता लेजेंड जा रहा हो। 2 दिन की छुट्टी, मजा आ गया। हर सुबह मैं तब तक सोता हूं जब तक मेरा शरीर खुद न कहे कि हो गया। आंखें खुली तो सूरज काफी ऊपर आ चुका था।
गरम शावर, अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर कूदा, कोने वाली दुकान पर पहुंचा और नूडल्स का कटोरा खत्म किया। इसे ठंडी सोया मिल्क के साथ नीचे उतारा। मैंने चैन की लंबी सांस ली। कोई तनाव नहीं, कोई गंदगी नहीं, कोई और कचरा साफ करने की जरूरत नहीं। इसे मैं किसी राजा के तख्त के बदले भी न दूं। उस शाम मैं हमेशा की तरह बगल वाली फैक्ट्री गया। 2000 युआन कमाए, कुछ मशीनों पर रिंच से थोड़ा थपकाया और वो वापस चालू हो गई। बॉस वेड ने अंगूठा दिखाया। यार, तुम्हारे हाथ सच में सोने के बने हैं। बॉस, आपके मुंह में तो शहद घुला है। अगर ऐसे ही बोलते रहे तो शायद मैं 6 महीने के लिए खुद को आपके नाम लिख दूं। छुट्टियां खत्म, मैं वापस मेन फैक्ट्री आ गया। वही रूटीन, वही तरीका। मैंने अपनी एंट्री की और ऊपर देखा तो ठिठक गया। फ्लोर पर कुछ नए चेहरे थे, सीधे खड़े थे, फ्लोर मैनेजर से भी ज्यादा ऑफिशियल दिख रहे थे। एक सहकर्मी मेरे पास आया और कान में फुसफुसाया, वो लोग वो दिग्गज हैं जिन्हें डायरेक्टर होल्ट ने मोटी रकम देकर रखा है। सुना है 12,000 महीना। मैंने अपनी हंसी दबाई। क्या रवैया है। वो वाकई पूरी तरह पलट गया। मैं 1 साल तक पसीना बहाता हूं और मेरे 50,000 चुरा लिए जाते हैं। फिर वो मुड़कर उन्हीं पैसों का इस्तेमाल इन्हें पालने के लिए कर रहा है। डायरेक्टर होल्ट मेरे ही खून पसीने की कमाई से उन्हें 2 महीने के लिए हायर कर रहा है। मेरे सीने में थोड़ी कड़वाहट उठी, पर वो उतनी ही जल्दी गायब भी हो गई। मैंने हिसाब लगाया। हर रात मैं 2000 युआन कमा रहा हूं। इन तथाकथित एलिट तकनीशियनों को कोसों पीछे छोड़ दिया है। अब जब नए लोग आ गए हैं तो मेरी क्वाइट क्विटिंग और भी जायज लगती है। वो जितने काबिल हैं, मैं उतनी ही बेफिक्री से काम कर सकता हूं। सच कहूं तो बहुत मजा आ रहा है। शिफ्ट खत्म होने की घंटी बजते ही मसल मेमोरी काम करने लगती है। मैं सबसे पहले टाइम क्लॉक की तरफ दौड़ता हूँ। समय पर काम से निकलने की खुशी जो मुझे है, वो किसी और को नहीं। पर आज मैं बाहर नहीं भागा। इसके बजाय मैं सीधा डायरेक्टर होल्ट के केबिन गया। वो बुढ़ा लोमड़ी अपनी कुर्सी पर आराम से बेहतरीन उलोंग चाय पी रहा था। मैंने दस्तक दी। डायरेक्टर होल्ट, एक सवाल है। उन्होंने बमुश्किल अपनी नजरें ऊपर उठाईं। वो पहले वाला 50,000 का बोनस, क्या कोई चांस है कि आप उसे माफ कर सकें? 2 मिनट की देरी थी। क्या वाकई इतनी सख्ती की जरूरत थी? डायरेक्टर होल्ट का चेहरा पन्ने की तरह पलट गया। तुरंत बॉस वाले मोड में आ गए। उन्होंने बिना किसी जल्दबाजी के चाय का कप उठाया और सतह पर फूंक मारी। डेरियस, फैक्ट्री के अपने नियम हैं। देरी करना उल्लंघन है। यह साफ साफ लिखा है। अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो यहां हर वर्कर देर से आने लगेगा। मैं ऐसी टीम कैसे चलाऊंगा? तुम्हें मेरी स्थिति समझनी होगी। मैं उनके चेहरे को घूरता रहा, पूरे 3 सेकंड के लिए खामोश। अविश्वसनीय पुरानी चाल, जब जरूरत हो तो इस्तेमाल करो, न हो तो फेंक दो। संकट के समय वो घुटने टेकने को तैयार थे। खत्म होते ही वो बॉस वाला नकाब वापस पहन लिया। मैंने सीने में उठ रही आग को दबाया और दूसरा तरीका अपनाया। थोड़ा सा कम करना भी कुछ होता। डायरेक्टर होल्ट की खाल मशीन प्रेस के स्टील से भी मोटी है। उनके चेहरे पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। वो मांग पूरी तरह से अनुचित है। कोई सवाल ही नहीं उठता। मैंने ऐसे कंधे उचकाए जैसे मुझे कोई परवाह नहीं। ठीक है, संदेश मिल गया। जब तुम ऐसे खेलोगे तो कोई रियायत नहीं मिलेगी। अब क्वाइट क्विटिंग को अंत तक ले जाने के लिए मुझे दोष मत देना। 1 और महीना पानी की तरह बीत गया। नए खिलाड़ियों के पास डिग्री का पहाड़ है, पर उनकी कमर नहीं झुकती और वो जरा सा ग्रीस भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। फ्लोर पर इन पुरानी मशीनों की अपनी शख्सियत है। वो इन्हें नहीं सुलझा सकते। किताबी ज्ञान से आसान काम तो हो जाते हैं, पर कुछ भी पेचीदा होते ही वो खो जाते हैं। गंदगी भरे मुश्किल काम आज भी मुझे ही थमाए जाते हैं। मैं वही करता हूं जिसके लिए पैसे मिलते हैं, न कम न ज्यादा। और वो नए लड़के अभी अभी आए हैं, जोश से भरे हैं, इधर उधर दौड़कर खूब दिखावा कर रहे हैं। डायरेक्टर होल्ट कल्पना में जी रहे हैं। उन्हें यकीन है कि 12,000 महीना देकर उन्होंने उद्धारकर्ता पा लिए हैं, कि उन्हें अब कभी डेरियस से डील नहीं करनी पड़ेगी। वो हर दिन हाथ पीछे बांधे फैक्ट्री में ऐसे अकड़ कर चलते हैं जैसे फैक्ट्री दुनिया जीतने वाली है। और मैं ठीक समय पर आता हूं, 1 सेकंड एक्स्ट्रा नहीं। फिर सीधा बॉस वेड के पास मेंटेनेंस काम के लिए निकल जाता हूं। कुछ मशीनें जिन्हें मैंने बिल्कुल परफेक्ट ट्रेन किया है, मुझे देखते ही बॉस वेड खिल उठते हैं। जब दूसरा महीना आया तो उन्होंने खुशी खुशी बाकी के 60,000 युआन मेरे खाते में डाल दिए। क्वाइट क्विटिंग और दोहरी कमाई का सपना जी रहा हूं। यह लगभग बहुत अच्छा है, लेकिन जब सबको लगता है कि नए लड़के भार संभाल लेंगे तो अंधेरे में एक तबाही चुपचाप पल रही है। डायरेक्टर होल्ट को अंदाजा नहीं है कि वो अभी जितनी अकड़ दिखा रहे हैं, हकीकत उन्हें उतनी ही जोर से थप्पड़ मारेगी। मैं अपनी फौलादी रूटीन जारी रखता हूं। पंच इन पंच आउट, 1 सेकंड भी फालतू नहीं। और वाकई शांति ज्यादा देर नहीं टिकी। एक सुबह मैंने पंच किया, फ्लोर पर पहुंचा और वहां वो मौजूद थे। वो 10,000 युआन वाले तकनीशियन मशीन नंबर 5 को घेरे खड़े थे। हर चेहरा तनाव से जकड़ा हुआ, आंखें ऐसी जैसे भूत देख लिया हो। मैं सुनने के लिए आगे बढ़ा। वो उसके चारों ओर दुबके हुए चिल्ला रहे थे, इस मशीन का डिजाइन तो बिल्कुल अमानवीय है। कोई चीज इतनी पुरानी कैसे हो सकती है? रोटेशन शाफ्ट के पेंच पूरी तरह जाम है। किसने बनाई है ये चीज? हमने पूरा कल की दोपहर बिता दी और हर पैरामीटर एडजस्टमेंट इसे और बुरा बना रही है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं उनके ठीक पीछे खड़ा था, हंसी मुश्किल से दबा पा रहा था। पुरानी
ये तो तुम्हारी अकल का कसूर है कि तुमने इतनी पुरानी और घिसी हुई मशीन कभी नहीं देखी। भारी सैलरी और फैंसी डिग्रियां रखने वाले ये एलिट लोग ग्रीस से एलर्जी रखते हैं। उनसे कहो कि फर्श पर लेटकर मशीन के नीचे रेंगे, कोई चांस नहीं। उनकी असली कला साइड में खड़े होकर सब जानने का दिखावा करना है। मार्क्स चुपके से आया और फुसफुस आया, डेरियस वो कल रात 11 बजे तक इस पर पसीना बहा रहे थे। मशीन नंबर 5 टस से मस नहीं हुई। फ्लोर मैनेजर गंजा होने की कगार पर है। सारी काबिलियत धरी की धरी रह गई। 12,000 महीना और मशीन 5 को ठीक नहीं कर सकते। उस सैलरी में 10,000 तो हवा है और 2,000 सिर्फ एटीट्यूड। वो लाइन सटीक थी। मैं लगभग वहीं हंस पड़ा। मशीन नंबर 5 की समस्या मैं तो आवाज सुनकर ही आंखें बंद करके बता सकता था। कोर बेयरिंग पूरी तरह खत्म। अंदर का लुब्रिकेंट सूख कर तार की स्लैब बन चुका है। लेकिन मैं पागल थोड़ी हूं जो जाकर वॉलंटियर करूंगा। मेरा मौजूदा टाइटल है मास्टर ऑफ डूइंग एब्सोल्युटली नथिंग, काम न करने का निर्विवाद राजा। अगर मैं एक उंगली भी हिलाने से बच सकता हूं तो मैं बचता हूं। मेरा मौजूदा पेशेवर कोड मेरी खोपड़ी में नक्काशी की तरह छपा है। अपने इलाके से बाहर मैं एक उंगली भी नहीं उठाता। सुबह 10 बजे के करीब पूरी फैक्ट्री को हिला देने वाला धमाका हुआ। मेरे पैरों के नीचे का कंक्रीट 3 बार कांपा। हर व्यक्ति खौफ से जम गया। तभी नए लड़कों में से एक की फटी हुई आवाज आई, डायरेक्टर होल्ट, काम हो गया। मशीन 5 से धुआं निकल रहा है। डायरेक्टर होल्ट अपने केबिन से ऐसे निकले जैसे कोई धुंधली तस्वीर हो, मेरे काम से निकलने के वक्त से भी तेज। क्या हुआ? क्या कल फिक्स होने की गारंटी नहीं दी थी? नए लड़के भूतों की तरह पीले पड़ गए, होंठ कांप रहे थे, पागलों की तरह बहाने ढूंढ रहे थे। हमने प्रक्रिया का पालन किया। हमने इसे पैरामीटर सेट करने के लिए ऑन किया और ये बिगड़ गई। मशीन 5 के मृत होने का हर सेकंड पैसे जला रहा है। क्या तुम लोगों के पास दिमाग भी है? डायरेक्टर होल्ट गुस्से में पागल थे, आंखें लाल, कंट्रोल बोर्ड पर जैसे खून थूक रहे हों। फ्लोर मैनेजर पसीने में नहाया हुआ था, माथा रगड़ रहा था। यहां डेरियस के बिना ये लोग कुछ संभाल नहीं सकते। डायरेक्टर होल्ट का चेहरा तूफानी बादलों की तरह काला पड़ गया। वो मुड़े और मुझे घूरने लगे। मैं बस हाथ में बड़ा पाना लिए छत को घूरते हुए वहां से निकल रहा था। मेरा एक एक अंग कह रहा था कि इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। डेरियस, इधर आओ और इसे संभालो। डायरेक्टर होल्ट, मैं अपने काम में व्यस्त हूं। मशीन नंबर 5 मेरी जिम्मेदारी नहीं है। डायरेक्टर होल्ट का दम घुटने लगा। उनका चेहरा सड़े हुए टमाटर जैसा हो गया। पास खड़े 12,000 वाले महारथी लाशों की तरह लग रहे थे। काश जमीन फट जाती। उनमें से एक ने फिर बहादुरी दिखाई। डायरेक्टर होल्ट, घबराइए मत, फिर कोशिश करेंगे। जैसे ही उसका हाथ स्टार्ट बटन पर पड़ा, धातु के टकराने की गूंज हवा में फैल गई। पूरा फ्लोर एक साथ कांप उठा। इस बार धुआं भी नहीं निकला। ये सीधा ओवरलोड प्रोटेक्शन पर चला गया। फैक्ट्री में कसाई खाने जैसी चीखें सुनाई दी। डायरेक्टर होल्ट का रंग उड़ गया, होंठ फड़फड़ा रहे थे। इसे ठीक करो, मशीन से ऑर्डर की शिपिंग रुकी है। मार्क्स ने मेरे पास एक लंबी निराशाजनक आह भरी। खेल खत्म। विशाल फैक्ट्री फ्लोर बिल्कुल खामोश हो गया। माहौल किसी अंतिम संस्कार से भी भारी है। दर्जनों आंखें मेरी तरफ घूम गईं, खामोशी तोड़ने के इंतजार में। नए लड़के भी तिरछी नजरों से मुझे देख रहे थे। मदद के लिए अंदर ही अंदर चिल्ला रहे थे। हम गए, प्लीज कुछ करो। डायरेक्टर होल्ट का अहंकार धूल में मिल चुका था। वो एक पिटे हुए बटेर की तरह मेरे पास आए। आवाज फुसफुसाहट से भी धीमी थी। डेरियस, मैं आपसे भीख मांगता हूं, बस एक बार देख लो। मैं मुंह खोलने ही वाला था कि जेब में फोन 2 बार वाइब्रेट हुआ। मैंने धीरे से उसे निकाला। बॉस वेड का मैसेज था। डेरियस भाई, आज जल्दी आ जाना, शानदार सीफूड का इंतजाम है। जब तक तुम मेरी दुकान में हो मुझे सुकून है। मैं स्क्रीन को घूरता रहा और मेरे चेहरे पर मुस्कान आने लगी। मैं लगभग जोर से हंस पड़ा। वहां वो घुटनों पर मुझे बचाने की भीख मांग रहे हैं। यहां मुझे किसी मसीहा की तरह सम्मान मिल रहा है। यह फर्क बहुत सुकून देने वाला है। मैंने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया और डायरेक्टर होल्ट के चेहरे को देखा। रोने को तैयार आदमी का चेहरा। और मैंने धीरे से कहा, डायरेक्टर होल्ट, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्या फैक्ट्री ने 12,000 प्रति माह वाले वरिष्ठ तकनीशियन नहीं रखे? ये शिक्षित एलीट हैं। ऐसी छोटी स्थिति के लिए आपको उनसे सलाह लेनी चाहिए। डायरेक्टर होल्ट का गला सूख गया। उन्होंने अपमान का घूंट पी लिया। सबके सामने बेइज्जत हुए नए लड़के टमाटर की तरह लाल हो गए। डायरेक्टर होल्ट पूरी तरह टूट गए। हर बचाव ढह गया। डेरियस, मैं आपसे विनती करता हूं, पूरी फैक्ट्री में सिर्फ आप मशीन नंबर 5 संभाल सकते हैं। मैंने 3 सेकंड तक उसे ठंडी नजरों से देखा। ऐसा नहीं कि मैं उन्हें जलते हुए देखना चाहता हूं, लेकिन जो इतनी तेजी से रिश्ते तोड़ता है, अगर मैं उसे अभी थोड़ा दर्द न दूं तो वो कभी असली हुनर की कद्र करना नहीं सीखेगा। मैंने गहरी सांस ली, आंखें तेज, आवाज धीमी पर चीर देने वाली। डायरेक्टर होल्ट, आपने खुद अपने ऑफिस में कहा था कि नियम सबसे पहले हैं। तो क्या हमें अभी उन नियमों का पालन नहीं करना चाहिए? और ईमानदारी से कहूं, मशीन 5 मेरा इलाका नहीं है। अगर मैं कूदा तो क्या मैं आपके एलीट तकनीशियनों की रोटी नहीं छीनूंगा? यह सही नहीं होगा। डायरेक्टर होल्ट का चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने पाना जेब में वापस डाला और अपना काम करने के लिए मुड़ गया। मशीन नंबर 5 वहां तमाशा बनी हुई है और मैं एक पत्थर की तरह स्थिर। मैं बस एक वर्कर हूं। आओ काम करो, अपनी सीमा में रहो, बाकी सब
मेरी समस्या नहीं। मैंने 5:30 तक इंतजार किया, घंटी बजी और मैं रॉकेट की तरह निकला। टाइम क्लॉक पर सबसे पहला, ठीक समय पर। बिल्कुल शानदार। मैंने हाथ झाड़े और गुनगुनाते हुए बाहर निकला। इस बीच वो 12,000 वाले जीनियस अपने बाल नोच रहे थे। क्या बकवास है, पैरामीटर फिर क्रैश हो गए। मैंने खुद एडजस्ट किए थे। गड़बड़ कहाँ हुई? मैं तो पूरी तरह खो गया हूं। मेरा सिर घूम रहा है। फ्लोर मैनेजर गुस्से में टहल रहा है। इसे मशीन ठीक करना कहते हो? नए खिलाड़ी पीले पड़ गए। हमने वाकई सब कुछ दिया है, सब कुछ दे दिया। इस पुरानी धातु के ढेर को तो मैं आंख बंद करके आवाज सुनकर ठीक कर सकता था। तुम चारों मिलकर वो नहीं कर सके जिसे एक आदमी नींद में कर सकता था। डायरेक्टर होल्ट पास खड़े थे। मुंह ऐसे फड़फड़ा रहा था जैसे फूटने वाला हो, पर मैं बहुत दूर जा चुका हूं। जब काम खत्म तो काम खत्म। भगवान भी मुझे रुकने के लिए नहीं कह सकते। और बिना पैसे वाला ओवरटाइम? ख्वाब देखो, मैं स्कूटर पर बैठा, ठंडी हवा और तूफान की तरह उड़ चला। पूरी आजादी। रात के 9 बजे मैं बॉस वेड की जगह हॉट टी पी रहा हूं। 2 मशीनें नए जैसी चालू कर दी हैं। डेरियस, ये हुनर तुम्हारा क्या पूर्वजों से मिला है? अड़िग, आज जल्दी निकल जाना, खुद को थकाओ मत। जब तक तुम आते हो और अपना जादू दिखाते हो, मैं सुकून में हूं। पिछला महीना सिर्फ तुम पर चला है। हर ऑर्डर मक्खन की तरह निकला है। मैंने मुस्कुराकर बात टाली, काम निपटाया, फिर हाथ पहुंचे और मेरी जेब में फोन बिजली की तरह फटा। मैंने निकाला, फैक्ट्री का ग्रुप चैट पागल हो रहा था। खेल खत्म। मशीन नंबर 5 इस बार पूरी तरह मर चुकी है। सब खत्म, लाइट भी नहीं। प्रोडक्शन लाइन सिर्फ कचरा उगल रही है। ग्राहकों के फोन घनघना रहे हैं। डायरेक्टर होल्ड दफ्तर में कप फोड़ रहे हैं। पूरी तरह आपा खो चुके हैं। फाइनेंस ने आंकड़े निकाल लिए, कैलकुलेटर चला दिया। अनुमानित नुकसान 10 करोड़ युआन की तरफ बढ़ रहा है। मैंने चाय लगभग स्क्रीन पर थूक दी। 10 करोड़ युआन। अगर पूरी फैक्ट्री का सालाना मुनाफा भी डाल दो तो भी ये छेद नहीं भर सकते। मैंने जोर से आंखें झपकाईं और पढ़ने के लिए स्क्रॉल किया। मशीन 5 पर सिर्फ हाई प्रॉफिट वाले ऑर्डर चल रहे थे। और बुरा ये कि इसने 2 और प्रोडक्शन लाइनों को जकड़ लिया है। पिछले 2 दिनों में जो भी निकला सब इंडस्ट्रियल कचरा है। क्लाइंट्स पागल हो रहे हैं। कानूनी नोटिस डायरेक्टर होल्ट के मुंह पर मारे जा रहे हैं। मैं हार मान गया। मैं मेज पर मुक्का मार रहा हूं। ये सिर्फ टूटी मशीन नहीं है, ये पूरी तरह फट चुका परमाणु बम है। कुछ देर पहले ही तो ये मेरे काम न करने की शिकायत कर रहे थे। मैं कुछ दिन क्या ढीला पड़ गया। फैक्ट्री को 10 करोड़ का चूना लग गया। जितना बड़ा नुकसान होगा उन्हें उतना ही दर्द होगा। और डायरेक्टर होल्ट के पास अब कहीं जाने का रास्ता नहीं बचा है। कर्मा वाकई कमाल की चीज है। जब आप एक सच्चे टेक्नीशियन के साथ कुत्ते जैसा बर्ताव करते हैं तो यही होता है। रात के 11 बज रहे हैं। मैं स्कूटर से आराम से हॉस्टल लौट रहा हूं। दूर से ही पूरी फैक्ट्री दिन की तरह जगमगा रही है। मशीन नंबर 5 के पास लाल आंखों वाले बेहाल लोगों की भीड़ अभी भी पसीने बहा रही है। यहां तक कि डायरेक्टर होल्ट भी, जो सबको अपनी नजरों से गिरा हुआ समझते हैं, आस्तीनें चढ़ाकर जमीन पर रेंग रहे हैं। मैं गेट से गुजर ही रहा था कि अंदर किसी की नजर मुझ पर पड़ गई। पूरे गले से चिल्लाते हुए, डेरियस, तुम आखिरकार वापस आ गए। अंदर आओ और हमें बचाओ। मैंने मुड़कर भी नहीं देखा। नहीं हो सकता। मेरी ड्यूटी खत्म हो चुकी है। डिलीवरी का काम करके मेरी हड्डियां जवाब दे चुकी हैं। डेरियस, प्लीज। डायरेक्टर होल्ट का मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। ये उनकी समस्या है। मैं सीधा हॉस्टल की तरफ चलता रहा। पीछे का नजारा नरक जैसा था। कुछ लोग मशीन में आधे घुसे हुए थे, अंधेरे में हाथ पैर मार रहे थे। कोई कुर्सी पटक रहा था, कोई और चिल्ला रहा था। फ्लोर मैनेजर जमीन पर सिर पकड़कर बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था। डायरेक्टर होल्ट मशीन के कचरे के डिब्बे पर बेजान पड़े थे। शून्य को घूरते हुए कुछ बड़बड़ा रहे थे। मैं खुद को रोक नहीं पाया। बस एक पल के लिए मुड़कर देखा और गुनगुनाते हुए अपने कमरे की तरफ चल दिया। सच कहूं तो मुझे उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने मेरा बोनस काटा। उसी की वजह से मुझे साइड इनकम का रास्ता मिला। इन 2 महीनों में मैंने जो कमाया वो उस मामूली सालाना बोनस से कहीं ज्यादा है। ये साल बहुत शानदार बीत रहा है। जो लोग मुफ्त में काम करते हैं उन्हें ऐसा अपमान सहने की जरूरत नहीं। मैंने जैसे ही हॉस्टल का दरवाजा खोला, जूते भी नहीं उतारे थे कि कुछ लोग बाहर आए और मुझे ऊपर उठा लिया। डेरियस, थोड़ी दया करो और हमें बचाओ। डायरेक्टर होल्ट ने ऐलान कर दिया है, अगर मशीन नंबर 5 ठीक नहीं हुई तो फर्श पर काम करने वाले हर आदमी का सालाना बोनस काट लिया जाएगा। मैं हवा में ही जम गया। सामूहिक सजा, ये तो हद है। मुझे उठाने वाले वही लोग हैं जिनके साथ मैं रोज पसीना बहाता हूं। इस वक्त हर किसी की आंखें लाल हैं, मानो अभी रो पड़ेंगे। मेरा ये कहना कि ये मेरी समस्या नहीं है, गले में ही अटक गया। इन थके हुए चेहरों को देखकर, जो टूटने की कगार पर हैं, मेरा दिल पसीज गया। ये लोग और इनके पूरे परिवार इसी पैसे पर निर्भर हैं। बच्चे नए साल के लिए कपड़ों का इंतजार कर रहे हैं। बुजुर्ग लिफाफे की उम्मीद में बैठे हैं। मुझसे बेहतर कौन जानता है कि इस पैसे की क्या अहमियत है। निचले स्तर के कर्मचारी जो पूरा साल घिसते हैं, अंत में यही थोड़ा सा पैसा उनके लिए सब कुछ होता है। डेरियस, कृपया मदद करो। डायरेक्टर होल्ट ने अपना आखिरी फरमान सुना दिया है। अगर तुम नहीं आए तो सबकी मेहनत की कमाई डूब जाएगी। मैं ये सुनकर लगभग हंस पड़ा। चेरिल, यार, सामूहिक सजा, ये अब ये कर रहे हैं। सिर्फ मुझे मजबूर करना काफी नहीं था, अब सबको बर्बाद करने पर उतारू हो गए। कितनी घटिया सोच है।
ये बेहद नीच हरकत है। ये सब सिर्फ समय की बर्बादी है। जब उन्होंने मेरा 50,000 का बोनस एक झटके में काटा था, तब क्या उन्हें शर्म नहीं आई? अब जब लोहा गर्म है तो दर्द हो रहा है। मेरा चेहरा सख्त हो गया। जब उन्होंने मेरा बोनस काटा था तब तुम सब कहाँ थे? एक शब्द नहीं बोला, सब खामोश हो गए। थोड़ी देर बाद मार्क्स ने हिम्मत जुटाई। डेरियस, सच में हमें नहीं पता था कि डायरेक्टर होल्ट इतना नीचे गिरेंगे। अगर बोनस कटा तो हम घर जाकर अपने परिवार का सामना नहीं कर पाएंगे। मेरी पत्नी 8 महीने की गर्भवती है। ये पैसा ही हमारे बच्चे के आने की तैयारी के लिए एकमात्र सहारा है। मेरे साथ भी यही है। अगर मैं बिना बोनस घर गया तो पत्नी मुझे घर से निकाल देगी। डेरियस, इस वक्त तुम हम सबकी आखिरी उम्मीद हो। एक लंबी खामोशी छा गई। मैं इन मजबूत लेकिन थके हुए लोगों को देख रहा हूं, जो मुझे ऐसे घूर रहे हैं मानो मैं ही उनका आखिरी सहारा हूं। मेरा गला भर आया। नियम तो नियम है, मेरी ड्यूटी खत्म हो चुकी है। मैं अभी डिलीवरी करके लौटा हूं। मैं वाकई थक चुका हूं। मैंने एक आखिरी कोशिश की। देखो, हमें परेशान करना बंद करो। हम वाकई मुसीबत में फंसे हैं। अगर वो मशीन बंद रही तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। बोनस तो भूल ही जाओ। अगले महीने की सैलरी मिलेगी भी या नहीं ये भी तय नहीं। मैंने एक गहरी सांस ली। सच कहूं तो मैं डायरेक्टर होल्ट को तड़पता देखना चाहता था, पर मैं इन लोगों को बर्बाद होते नहीं देख सकता। मैंने अपने पतलून से धूल झाड़ी और खड़ा हो गया। चलो, कमरा खुशी से झूम उठा। सब चिल्लाने लगे, मानो मुझे कंधे पर उठाकर फैक्ट्री ले जाने को तैयार हों। फैक्ट्री का फ्लोर तबाही के मंजर जैसा था। वो पावर केबल मत छूना। ओ नहीं, फिर से आग लग गई, मदद करो। धुआं क्यों निकल रहा है? थर्मल प्लेट जलकर राख हो गई है। अब सब कबाड़ हो चुका है। हम सब साथ में डूबेंगे। फ्लोर मैनेजर अपना सिर पकड़े दीवार के सहारे बैठा था। डायरेक्टर होल्ट, जो कभी इस जगह का मालिक था, अब कबाड़ के डिब्बे पर पड़ा था। आंखें ऐसे घूमी हुई थीं जैसे कोई मरी हुई मछली हो बड़बड़ा रहे थे। 10 करोड़, बस एक छोटा सा लक्ष्य। मैं इतना बदनसीब कैसे हो गया? उन्होंने सिर उठाया, मुझे आते देखा और ऐसे प्रतिक्रिया दी जैसे आधी रात को अपनी मां को देख लिया हो। इतने भावुक हो गए कि घुटनों के बल गिरने वाले थे। डेरियस, तुम आ गए। ये सुनकर मुझे घिन आ गई। मेरी ड्यूटी खत्म है, बस ऐसे ही देखने आ गया था। डायरेक्टर होल्ट की सांस अटक गई। एक शब्द नहीं निकला। वो तुरंत चापलूसी के मोड में आ गए। डेरियस, मैं तुम्हारे आगे झुकता हूं। अपनी कीमत बताओ। तुम्हें जो चाहिए, बस इस फैक्ट्री को बचा लो। अगर जरूरत पड़ी तो मैं 300 बार झुकूंगा। बाकी लोग भी दयनीय चेहरों के साथ मेरे आसपास खड़े थे। डेरियस, प्लीज कुछ करो। हमारे पास कुछ नहीं बचा। अगर तुमने आज मदद नहीं की तो हम सब खत्म हो जाएंगे। मैंने एक गहरी आह भरी। मशीन नंबर 5 की तरफ गया और अंदर झांका। मुझे गुस्सा आ गया। इन 10,000 कमाने वाले अनाड़ियों ने करोड़ों की मशीन को कबाड़ बना दिया है। आधे नट बोल्ट गायब थे। सिग्नल केबल उल्टी लगी थी। कोर कंपोनेंट्स गलत तरीके से लगे थे और बेयरिंग मुड़कर टेढ़ी हो गई थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया और मशीन की तरफ इशारा करके चिल्लाया, क्या इसे इमरजेंसी मरम्मत कहते हो? ये तो जानबूझकर की गई तोड़फोड़ लग रही है। वो अनाड़ी तुरंत शर्म से लाल हो गए। हमने हमने पूरी कोशिश की। तुम्हारी कोशिश पूरी फैक्ट्री बंद करवा देगी। बहस बंद करो। मैंने अपना सिर उठाया, कमरे में ठंडी नजरों से देखा और दहाड़ा, नंबर 8, 10 और 12 के पाने लाओ। मल्टीमीटर लाओ। कैलिब्रेशन रूलर, फ्लैट और फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, इंसुलेटेड दस्ताने। सब मुझे अभी चाहिए। 2 मिनट के अंदर सब मेरे सामने था। 8, 10, 12 के पाने, मल्टीमीटर और स्क्रू ड्राइवर, कैलिब्रेशन रूलर और दस्ताने सब मौजूद थे। किसी ने पानी की बोतल खोलकर मेरे सामने सम्मान से पकड़ रखी थी। डेरियस, पहले थोड़ा पानी पी लो। डेरियस, मैं लाइट पकड़ता हूं। क्या ये रोशनी काफी है? डेरियस, फर्श ठंडा है। मैं तुम्हारे लिए गत्ता बिछा देता हूं। मैं अंदर ही अंदर हंस रहा था। वही लोग जो मेरी पीठ पीछे बुराई करते थे, मुझे बेकार का बोझ कहते थे, अब मेरी सेवा करने के लिए लाइन में लगे हैं। इतनी जल्दी चेहरा बदलते किसी को नहीं देखा। मैंने अपनी जैकेट जिप की दस्ताने पहने नीचे झुका और मशीन नंबर 5 के नीचे रेंग गया। इस पुरानी मशीन के अंदर हर इंच पर पुर्जे भरे थे, तार उलझे हुए थे। काम करने की जगह तक नहीं थी। उन अनाड़ियों ने इसे पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया था। इस गंदगी को साफ करने में 3 गुना मेहनत लगेगी। जैसे ही मेरे हाथ चले, पूरी फैक्ट्री एकदम शांत हो गई। किसी की सांस लेने की भी आवाज नहीं आ रही थी। धातु के रगड़ने की आवाज गूंजी और हर कोई ऐसे जम गया जैसे पत्थर का बन गया हो। वो पॉइंट सेट कर रहा है, नहीं हो सकता। ये आंखें बंद करके करने वाली तकनीक किसी किताब में नहीं है। तुम्हें क्या लगा तुम ये नजारा देख सकते हो? ये तुम्हारी मां की रसोई नहीं है। तुम्हें सिर्फ देखने की इजाजत नहीं है। डायरेक्टर होल्ट मेरे पीछे खंभे की तरह जमे खड़े थे। एक कदम चलने की भी हिम्मत नहीं थी। मशीन के नीचे लेटे हुए मैं पूरी तरह शांत था। ऐसी खराबी तो मैं नींद में भी ठीक कर सकता हूं। सब पानी पीने जितना आसान था। बेयरिंग को गलत तरीके से कसा गया था, जिससे 5 मुख्य हिस्से अपनी जगह से हिल गए थे। यहां तक कि सेंसर का प्लस और माइनस भी उल्टा था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि मशीन चिल्ला रही थी। थर्मल कंट्रोल वायरिंग इन सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स ने गलत तरीके से ठूंस दी थी। 1 सेकंड और बोर्ड पर बिजली होती तो सब जलकर राख हो जाता। अगर इन्होंने मुझे आज रात नहीं बुलाया होता तो ये पूरी फैक्ट्री तबाह कर देते।
सिर नीचे किए मैं 3 घंटे तक बिना हिले मशीन की तरह काम करता रहा। पुराने दिनों में बिना पैसों की पूरी रात जागना तो आम बात थी। डेरियस, क्या तुम थोड़ा ऊपर आकर ब्रेक लेना चाहोगे? बातें कम करो, मुझे वो पाना पकड़ाओ। डेरियस को काम करते देखना किसी हॉलीवुड फिल्म से भी ज्यादा रोमांचक था। रात के 3 बज रहे थे, फैक्ट्री की लाइटें टिमटिमा रही थीं। मैंने अपने दांत भींचे, आखिरी नट को जोर से कसा और फर्श पर लुढ़क गया, एक लंबी सांस ली। काम खत्म, पूरी तरह खत्म, पावर ऑन करो। डायरेक्टर होल्ट ने कांपते हाथों से हरा बटन जोर से दबाया। मशीन नंबर 5 ने एक गहरी समान आवाज की। उस एक सेकंड में पूरी फैक्ट्री खुशी से झूम उठी। ये स्थिर है, ये जिंदा है डेरियस। तुम वाकई मशीनों के भगवान हो जो सीधे स्वर्ग से उतरे हो। अगर मैंने अपनी आंखों से न देखा होता तो मुझे यकीन नहीं होता। 10 करोड़ का ऑर्डर वापस मिल गया। कुछ लोग जो रात भर हिम्मत बनाए हुए थे आखिर में फूट फूट कर रो पड़े। डायरेक्टर होल्ट मुझ पर ऐसे लपके जैसे कोई खोया हुआ पिता मिल गया हो। डेरियस, तुमने मेरी जान बचाई, तुमने पूरी कंपनी बचाई। अब से इस फैक्ट्री में तुम मेरे दाहिने हाथ हो। मैं तुमसे चेयरमैन से भी ज्यादा सम्मान करूंगा। आज से तुम जो कहोगे वही होगा। जो पैसे चाहिए मैं तुरंत मंजूर करूंगा, जो छुट्टी चाहिए तुरंत साइन करूंगा। प्रमोशन और सैलरी बढ़ोतरी मैं आज रात ही फाइल साइन कर दूंगा। पूरी तरह थक चुका था, आंखें खुल नहीं रही थी। मैंने उसे देखा। तो क्या इसका मतलब वो 50,000 जो तुमने मेरे काटे थे वापस मिल रहे हैं? डायरेक्टर होल्ट ऐसे उछले जैसे बिजली का झटका लगा हो। बिल्कुल वापस मिलेंगे, और सिर्फ 50 नहीं, मैं अपनी तरफ से 20,000 और जोड़ रहा हूं। कहो तो 1 लाख भी दे दूं। तुम अब मेरे पिता समान हो, इतिहास का सबसे तेजी से चेहरा बदलने वाला आदमी। जब 50,000 काटे थे तब कितना रूतबा था, अब देखो कैसे गिड़गिड़ा रहा है। अगर इन्हें पता होता कि डेरियस ही इस फैक्ट्री की रीढ़ है तो कोई उससे झगड़ा क्यों करता? ये तो सरासर मूर्खता थी। डायरेक्टर होल्ट का चेहरा सफेद हरा हो रहा था। कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी, बस अजीब सी मुस्कान थी। मैंने तेल से भीगे दस्ताने उतारे और उन्हें थपथ पाया। ठीक है, अब कहने को कुछ नहीं बचा। मुझे जाकर सोना है। सब दंग रह गए। पूरा काम बचा लिया। और वो बस चल दिया। डेरियस, तुम हमें ऐसे छोड़कर जा रहे हो? क्या तुम पैरामीटर्स को स्थिर होने तक मॉनिटर नहीं करोगे? ड्यूटी खत्म हुए सदियां हो गई। मैं कोई मुफ्त का गुलाम नहीं हूं। डायरेक्टर होल्ट की आवाज हताशा से फट रही थी। रात के 3:30 बज रहे हैं। 3:30। 3 बजे भी ये मेरा निजी समय है। पूरी फैक्ट्री हंसी से गूंज उठी। मैं खाली हॉल में बाहर निकल गया। मेरे पीछे तेज कदमों की आहट थी। मैं मुड़ने ही वाला था कि डायरेक्टर होल्ट एक पालतू कुत्ते की तरह हाँफते हुए मेरे पीछे आए और मेरा रास्ता रोक लिया। डेरियस, इस बार मैं पूरे दिल से कह रहा हूं, मैं वाकई तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। हर गलती मेरी थी। बड़े दिल वाले बनो, मेरे स्तर पर मत गिरो। मेरा कोई फिल्टर नहीं है और मेरी मति मारी गई है। कृपया काम मत छोड़ो। नया साल आने दो, मैं तुम्हें प्रमोशन और बड़ी सैलरी दूंगा। बस यहां से मत जाओ, अपनी शर्तें रख दो। मैं अचानक रुक गया। तो बूढ़े लोमड़ी को भनक लग गई है कि मैं हमेशा के लिए निकलने की सोच रहा हूं। सोचा था वो अंत तक अकड़ दिखाएगा। आधी रात को इस आदमी को गिड़गिड़ाते देख मेरे चेहरे पर एक मंद और समझदारी वाली मुस्कान तैर गई। कोई धमकी नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस डायरेक्टर होल्ट, आखिर भविष्य की गारंटी कौन दे सकता है? देखते हैं क्या होता है। उनके पैर लगभग डगमगा गए। मैं घिसटते हुए हॉस्टल पहुंचा। इतना थका हुआ था कि ग्रीस से सने कपड़े उतारने की हिम्मत भी नहीं थी। शरीर की आखिरी बूंद तक ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। मैं किसी लाश की तरह सख्त बिस्तर पर गिर पड़ा। सिर तकिए पर रखा और 2 मिनट के अंदर ही मैं बेहोश हो गया। खराटों की आवाज से दीवारें कांप रही थीं। अगली सुबह मेरी नींद झटके से खुली। फोन देखा, पूरे 10 बज चुके थे। मैं बिस्तर से ऐसे कूदा जैसे मुर्दा जिंदा हो गया हो। फिर से लेट हो गया। दिल जोरों से धड़क रहा था। डायरेक्टर होल्ट के रिकॉर्ड को देखते हुए 2 मिनट की देरी का मतलब 50,000 युआन का जुर्माना है। इस बार तो 2 पूरे घंटे लेट हूं। अब तो मुझे सबके सामने नौकरी से निकाला जाएगा। शायद मेरा नाम फैक्ट्री के नियम वाले बोर्ड पर हमेशा के लिए चेतावनी के तौर पर चस्पा कर दिया जाएगा। लेकिन फिर कुछ एहसास हुआ। कल रात आधी रात को मैंने अकेले दम पर इस फैक्ट्री को 10 करोड़ युआन के नुकसान से बचाया था। उसे भूल जाओ। जिस हीरो ने पूरी फैक्ट्री बचाई, क्या उसका 10 बजे तक सोना हक नहीं है? इसे ही खुद की कद्र करना कहते हैं। मैंने लंबी और धीमी अंगड़ाई ली, मुंह धोया, इत्मीनान से ब्रश किया और किसी रईस की तरह फैक्ट्री की तरफ चल पड़ा। मैंने कैलकुलेशन कर ली थी, ज्यादा से ज्यादा कोई चिल्लाएगा, जो हो मुझे परवाह नहीं। मैं फैक्ट्री गेट पर पहुंचा। आदत के अनुसार वक्त देखने के लिए जेब में हाथ डाला तो स्क्रीन पर बैंक ट्रांजैक्शन का मैसेज देखकर आंखें चुंधिया गईं। डायरेक्टर होल्ट ने आपको 20,000 युआन भेजे हैं। नोट में लिखा था, अपनी जेब से व्यक्तिगत बोनस। रोका गया साल का अंत का बोनस साल के आखिर में पूरा दिया जाएगा। 1 युआन भी कम नहीं। मैं 3 सेकंड तक लगातार स्क्रीन को देखता रहा। दिमाग से पहले मेरा शरीर हरकत में आया। मैंने कन्फर्म दबा दिया। हाथ में आया पैसा ही असली है। साल के अंत में बोनस देने का वादा, जो इस पर यकीन करे वो बेवकूफ है। उसने मेरी तनख्वाह काटने में 1 सेकंड नहीं लगाया था। यह दरियादिली कितनी सच्ची है। एक बार जाल में फंस गए, अब कभी नहीं।
फोन मुश्किल से जेब में गया था कि गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने, जो सबको कीड़े मकोड़े समझता था, मुझे देखते ही सावधान की मुद्रा में सैल्यूट किया। गुड मॉर्निंग डेरियस। इस अचानक हुए बदलाव ने मुझे चौंका दिया। भाई, दोपहर होने वाली है। अरे मॉर्निंग क्या, जब आप आ जाओ तभी तो सुबह होती है। डायरेक्टर होल्ट ने सख्त आदेश दिए हैं। जिस पल आप गेट से अंदर आओ उन्हें तुरंत कॉल करें। मैं दंग हूं। इस फैक्ट्री में 5 साल घिसने के बाद मुझे कभी राजा जैसा सम्मान नहीं मिला। जैसे ही मैं फैक्ट्री फ्लोर के दरवाजे से अंदर गया, सब साफ हो गया। कल रात के वो 3 घंटे हर सेकंड के लिए वसूल थे। दूर मशीन नंबर 5 एक स्थिर गूंज के साथ चल रही थी। ऐसी आवाज जिसे सुनकर किसी भी मेहनत करने वाले की आंखों में आंसू आ जाएं। फ्लोर मैनेजर ने मुझे देखा और लगभग फिसलते हुए मेरे पास आया। डेरियस, आखिरकार आप आ ही गए। आपको यहां खड़ा देखकर हम सबने राहत की सांस ली है। कल रात आपने जो किया वो कमाल था। मशीन नंबर 5 जब से खरीदी गई है तब से इतनी स्मूथ कभी नहीं चली। गुड मॉर्निंग डेरियस। डेरियस, क्या प्यास लगी है? मैं पानी लाता हूँ। गुड मॉर्निंग डेरियस। प्यासे हो? मैं गर्म पानी लाता हूँ। डेरियस, भूख लगी है? मैं कैंटीन से आपके लिए गर्म बन लाता हूँ। डेरियस, आज आप चमक रहे हो, एकदम जबरदस्त। मैं मन ही मन हंस रहा हूं। कल तक ये सब नाक ऊपर किए राजा बने फिर रहे थे, अब ऐसे रेंग रहे हैं जैसे यही सब आता हो। डायरेक्टर होल्ट अपने ऑफिस से ऐसे निकले जैसे कोई बवंडर हो। आंखों में भावनाएं उमड़ रही थीं। डेरियस, आपने आखिरकार यहां आकर हमें सम्मानित किया। प्लीज अंदर ऑफिस में आइए, अच्छी चाय पीजिए। डायरेक्टर होल्ट, मैं पूरे 2 घंटे लेट हूं, कोई जुर्माना नहीं। डायरेक्टर होल्ट ने अपना सिर ऐसे हिलाया जैसे टूटा हुआ डमरू हो। लेट? इस फैक्ट्री में यह शब्द आप पर लागू नहीं होता। आप एक टेक्निकल डायरेक्टर लेवल के लेजेंड हैं। आप जब भी गेट से अंदर आएंगे वही काम का दिन शुरू होगा। हाँ, हाँ। शानदार नेतृत्व। मैं मन ही मन उड़ रहा हूं। कल रात 3 बजे वो घुटने टेकने ही वाले थे। आज वो मेरे पैरों पर पूरी तरह लेटे हुए हैं। मैं बड़े से ऑफिस में बैठा होल्ट को चाय उंडेलते हुए देख रहा था। कभी घमंड में रहने वाला आज विनम्र था। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? वो नीले सफेद चीनी मिट्टी के कप को दोनों हाथों से पकड़े हुए थे। इतनी सावधानी, ये मजेदार है जैसे वो कोई जिंदा ग्रेनेड पकड़े हों। डेरियस, कल रात जो तुमने किया, इस पूरी फैक्ट्री को तबाही से बचा लिया। मैंने सारी डिटेल बड़े बॉस को रात भर में बता दी। लीडरशिप टीम ने चर्चा की है। अब से फैक्ट्री फ्लोर का सारा गंदा और भारी काम आपको छूना भी नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है। ये मुझे इस्तेमाल करके फेंकने की तैयारी कर रहा है। डायरेक्टर होल्ट करीब आए। चेहरे पर इतनी चापलूसी भरी मुस्कान थी जैसे मुझ पर उनका 8 लाख का कर्ज हो। अब से आपकी रोजाना ड्यूटी बस कुर्सी खींचकर बैठना और मशीनों को देखना है। जब तक आप वहां बैठकर सब संभाल रहे हैं, पूरी फैक्ट्री चैन की सांस ले सकती है। और सैलरी एकदम टॉप की होगी। जो रकम चाहो कह दो, मैं मोलभाव नहीं करूंगा। मैं इस बेहुदे नाटक पर पूरी तरह स्तब्ध हूं। डायरेक्टर होल्ट ने देखा कि मैं कोई जवाब नहीं दे रहा तो लगा कि शायद ऑफर कम है। वो और जोड़ने लगे। जब चाहो आराम करो, छुट्टी के पैसे मिलेंगे। मैं बिना सोचे मंजूर कर लूंगा। पर्सनल काम के लिए छुट्टी चाहिए, वजह बताने की भी जरूरत नहीं, बस चले जाओ। और अगर कभी ओवरटाइम चाहिए तो पैसे मिनटों के हिसाब से तय होंगे। लेट आने की बात है तो आज से आपका टाइम कार्ड एग्जम्पशन लिस्ट में जा रहा है। जल्दी काम खत्म करके घर जाना हो तो जल्दी निकलना सिर्फ जायज ही नहीं है, ये पूरी तरह लीगल है। अगर डेस्क पर दोपहर की नींद आरामदायक नहीं है तो मैं खुद आपके लिए मेमोरी फोम वाला गद्दा खरीदकर फैक्ट्री फ्लोर पर बिछवा दूंगा। मैंने अपनी खौलता चाय पी और होठों को जोर से दबाया, हंसी को मुश्किल से रोकते हुए। डायरेक्टर होल्ट करीब आए और फुसफुस आए जैसे कोई सीक्रेट शेयर कर रहे हों। चेहरे पर पूरी तरह बेबसी छाई थी। डेरियस, मैं तुमसे भाई की तरह पूछ रहा हूं, कभी छोड़ने की मत सोचना। यह फैक्ट्री 24 घंटे भी नहीं चलेगी, हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। आज से फैक्ट्री में तुम्हारा कहा मेरे किसी भी लिखित आदेश से ज्यादा वजन रखेगा। मैंने धीरे से चाय की चुस्की ली, एक भौं ऊपर उठाई। तो जो 50,000 युआन आपने मुझसे लिए थे, इस बार वो वाकई नहीं कटेंगे ना? जो काटने की कोशिश करेगा वो मुझसे लड़ेगा। बिल्कुल नहीं कटेंगे। नया साल आने दो, मैं उसे दोगुना कर दूंगा। सीधे तुम्हें 1 लाख। डेरियस, तुम इस पूरी फैक्ट्री की धड़कन हो। मैंने चेहरा एकदम सपाट रखा। अंदर ही अंदर सोच रहा हूं, अगले साल के वादे अगले साल की मुसीबत हैं। बॉस कभी नहीं बदलते, वो सिर्फ खून से लिखे सबक के बाद ही सुधरते हैं। मैं बाहर मशीन नंबर 5 की गूंज सुनता हूं। देरी से आए ऑर्डर वापस ट्रैक पर हैं, नुकसान भरपाई हो रही है और पूरी मैनेजमेंट टीम की पूरी चापलूसी मुझे मिल रही है। यहां तक कि वो हाई क्वालिफाइड तकनीशियन भी, जो सबको नीची नजरों से देखते थे, अब मुझे देखते ही सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। और मुझे सबसे ज्यादा क्या चाहिए, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं। ठीक वक्त पर क्लॉक आउट करो और यहां से निकलो। अपने प्यारे स्कूटर पर बैठो, बॉस वेड के यहां पहुंचो और बिना पसीना बहाए साइड इनकम के 2000 युआन जेब में डालो। ऐसी आसान जिंदगी, जो इसे छोड़ दे वो सबसे बड़ा मूर्ख है। रोजाना एक ही रूटीन, घड़ी की तरह फिक्स, समय पर आओ समय पर जाओ। मशीन से धुआं भी निकले तो मैं एक सेकंड एक्स्ट्रा नहीं रुकने वाला। डायरेक्टर होल्ट ने जो वादे किए थे, मैं उन्हें एक ऐसे इंसान की बकवास समझता हूं जिसने सदमे में अपना दिमाग खो दिया हो।
एक मेहनती इंसान के लिए जो पेपर पर स्टैंप होकर पेचेक में ना आए, वो सब बस कोरा शोर है। जेब हजारों के कैश से भरी हो, अनिवार्य ओवरटाइम के बिना दिन कट रहे हों, एक लेजेंडरी शिफ्ट, बस मशीनों को चेक करते हुए टहलना, फैक्ट्री में सबको झुकते हुए देखना जैसे मैं राजा हूं। अपने दिल की गहराई से मैं सोचता हूं, एक मेहनती आदमी का ऊपर उठना असल में यही है। वो घमंडी लोग अब रोज मुझे ऐसे नमस्ते करते हैं जैसे मैंने उनकी रगों में रॉकेट फ्यूल डाल दिया हो। डेरियस शहद जैसा मीठा, डेरियस आपको आशीर्वाद मिले, डेरियस आप आज छाए हुए हो, आप तो अपने हाथों से इस जगह को मरोड़ सकते हो। डेरियस पानी पिएंगे? फ्लोर मैनेजर जासूस की तरह दिन में 3 बार मेरे पास से गुजरता है, नर्वस होकर, इस डर में कि कहीं मैं किसी बात पर नाराज ना हो जाऊं। भले ही मैं गलियारे में गला ही साफ कर लूं, डायरेक्टर होल्ट अपने ऑफिस से ऐसे उड़ते हुए आते हैं जैसे चूजों की हिफाजत करती मुर्गी। डेरियस, क्या तुम खांस रहे हो? क्या सर्दी लग गई? 2 दिन की पेड छुट्टी लो और आराम करो। क्या मैं खुद तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं? रिलैक्स। सिगरेट बहुत हो गई थी, गला थोड़ा सूखा था। डायरेक्टर होल्ट मुड़े और सफाई वाली महिला पर गरज पड़े, टेक्निकल डायरेक्टर के लिए अभी अदरक वाली गुड़ की चाय लाओ। अदरक के मोटे टुकड़ों के साथ, और मैं मतलब मोटे टुकड़ों के साथ। मैं इस थिएटर, इस पागलपन भरे मंजर से पूरी तरह हार चुका हूं। अगर आप सिर्फ 1 महीना पीछे जाओ तो मैं ये 10 कल्पनाओं के साथ भी नहीं सोच सकता था, और अब राजा जैसा व्यवहार मिल रहा है। यह तो पानी पीने जितना स्वाभाविक हो गया है। कभी कभी ख्याल आता है, एक खतरनाक ख्याल, कि मैं इसे और आगे बढ़ा सकता हूं और भी ढीठ हो सकता हूं। प्रमोशन और सैलरी की बात डायरेक्टर होल्ट हर दिन मेरे कान में फुसफुसाते हैं। नया साल आएगा, तुम्हारी सैलरी तुरंत बढ़ जाएगी, जितनी चाहिए उतना मांगो, बस इशारा करो, मैं खुद फाइनेंस में इसे फास्ट ट्रैक अप्रूवल दिलाऊंगा। वो पहले वाली दयनीय सैलरी तुम्हारी काबिलियत का अपमान थी। हमें तुम्हारी वैल्यू के हिसाब से पैसे चाहिए। हर बार जब मैं ये खोखले वादे सुनता हूं, मैं बस एक धीमी समझदारी वाली मुस्कान दे देता हूं। नए साल के बाद के वादे तब देखेंगे, अभी मेरे पास काफी पावर है, मैं बेताब नहीं हूं, और मुझे पता है यह कैसे काम करता है। जब तक मैं हूं वो मुझे सैलरी देते रहेंगे, लेकिन अगर मैं बाहर निकला तो यह फैक्ट्री चंद मिनटों में कबाड़ बन जाएगी। दुनिया में लगभग 40 साल जिंदगी घिसते हुए, फ्लोर पर पिसते हुए, आखिरकार मैंने काम की दुनिया का आखिरी नियम समझ लिया। जब तक तुम्हारे पास ऐसी स्किल है जिसका कोई मुकाबला नहीं, तब तक सबसे ताकतवर इंसान को भी तुम्हारे नियम मानने पड़ेंगे, और यह एहसास वाकई बिजली जैसा है।